23 मार्च 2003 एक ऐसी डेट है जहां पे कई सारे एक पूरी जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा मिलने वाला था और उनको ये बात पता भी नहीं थी, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में 2003 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ऑन पेपर जैसी थी और जिस तरीके से खेलते हुए आ रही थी, ऐसा फाइनली लोगों को लग रहा था कि 1996 वर्ल्ड कप के जो हॉरर्स थे, जब ईडन गार्डन्स में हम लोग को मैच अबैंडन करके निकलना पड़ा था वहां से, शायद वो दर्द सब लोगों का खत्म हो जाएगा। शायद ये सचिन तेंदुलकर का जो ड्रीम है, उस जनरेशन का जो मैच फिक्सिंग के स्कैंडल से निकल के आ रही थी सौरव गांगुली के अंडर, जिस तरीके से अपराइजिंग हो रही थी इंडियन क्रिकेट टीम की, नए यंगस्टर्स आ रहे थे लाइक युवराज सिंह, लाइक हरभजन सिंह, लाइक वीरेंद्र सहवाग, ऐसा लग रहा था कि सारे पीसेस ऑफ द पजल कलेक्ट होके साथ में आ रहे हैं और इस बार एक फेरी टेल हमें देखने को मिलने वाली है। एंड आई थिंक ये पूरा एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्टेटमेंट हो सकता था, एज वी हैव डिस्कस इन मेनी पॉडकास्ट, कि वो टाइम बहुत ही ज़्यादा शेडिड है इंडियन क्रिकेट में एंड सबका विश्वास उठने लग गया था। पर ये जो न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आए थे, जो न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स बने थे, इनका वो काम था कि वो कैसे जो ट्रस्ट था वो रिस्टोर करे लोगों के दिमाग में एंड लोगों के मन में, एंड वो बहुत क्लोज आ गए थे वो करने के लिए। बट उसके बाद आती है दैट इनएविटेबल थिंग उस टाइम की, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जिसको टू बी वेरी ऑनेस्ट आप कितना भी हराने की कोशिश करो, उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन था, शायद ही हमें क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी भी और फेज में किसी भी कंट्री से वो डोमिनेशन देखने को मिला है। वो इनएविटेबल चीज़ आती है और सब लोगों का सपना तोड़ देती है। वो पूरी इंडियन क्रिकेट फैंस की जनरेशन को वो ट्रॉमेटाइज होते हुए देखती है। एंड ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे ये जो पूरी जनरेशन है ना, उस टाइम की जो पीक स्टार्स थे लाइक सचिन तेंदुलकर, लाइक गांगुली, शायद अगले वर्ल्ड कप आते आते ये लोग अपनी पीक पे नहीं होंगे। उस टाइम पे ये सब लोग अर्ली 30s लेट 20s में थे, जो कि एक आइडियल टाइम होता है एक एथलीट के लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड कप आते आते शायद ये लोग 35 के पास पहुंच जाएंगे, क्या पता बॉडी सपोर्ट करे ना करे। ये डर था सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में और इसीलिए वो 2003 वर्ल्ड कप का जो फाइनल लॉस था वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। बट रिगार्डलेस इस चीज़ को साइड में रखते हुए इंडियन क्रिकेट टीम ने रीबिल्ड करना शुरू करा और बहुत ही अच्छी तरीके से काम शुरू करा, क्योंकि उसके बाद जो ये यंगस्टर्स थे जिनको सौरव गांगुली ने कॉन्फिडेंस दिया था, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो सहवाग हो, आशीष नेहरा, जहीर खान, इतने सारे प्लेयर्स थे, इनकी जनरेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करी और ये फ्रंट फुट पे अब आना शुरू हुए, ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंड्स लाइक सचिन तेंदुलकर, लाइक सौरव गांगुली, लाइक राहुल द्रविड़। बट ये सबसे बुरी बात नहीं थी, इससे ज्यादा बुरा भी आना बचा हुआ था। क्योंकि फिर आता है 2005 का साल, जब जॉन राइट, जो कि उस टाइम के इंडियन कोच थे जिन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में भी हमें लीड किया था, सौरव गांगुली के वो फेवरेट कोच रह चुके हैं उस टाइम पे, हर प्लेयर की उनसे बहुत अच्छी बना करती थी। शॉकिंग बात ये आती है कि वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं बीसीसीआई से कि अब मेरा टाइम इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खत्म हो चुका है, अब मुझे लगता है कि हमें एक नया चैप्टर शुरू करना चाहिए एंड मैं यहाँ से अब एक नए कोच को रास्ता देना चाहता हूँ। और वहां से एंट्री होती है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स की, ग्रेग चैपल। और यहाँ से जो उलटफेर होनी शुरू होती है टीम की, जहां पे हमें प्रोग्रेस लग रहा था कि 2003 से 2007 तक और अच्छी होने वाली है टीम, शायद वो कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर वे में डेंट हो गया था। एंड आई थिंक ग्रेग चैपल वाला इंसिडेंट इतना ज़्यादा शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि आज की डेट तक जितने लेजेंड्स हैं, स्पेशली लाइक वीरेंद्र सहवाग, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुल के इसके बारे में बात करते हैं एंड उससे आपको पता चलता है कि ऐसे लेजेंड्स ऐसी बातें बोल रहे हैं अगर इतनी खुल के, तो इट जस्ट टेल्स यू कि क्या एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन रही होगी उस टाइम पर और कैसा माहौल रहा होगा ड्रेसिंग रूम में। अब पता है यहाँ पे दो बहुत बड़े इश्यूज थे। सबसे पहले तो आपकी टीम ऑन पेपर कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उन प्लेयर्स को अपना बेस्ट निकालने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे ना, तो कोई फायदा नहीं अच्छी टीम बनाने का। ग्रेग चैपल एक ऐसा इशू है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि वो रेवोल्यूशनरी था और कुछ कहते हैं कि उसने इंडियन क्रिकेट सेटअप को एकदम बिगाड़ के रख दिया था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग शायद किसी और पॉडकास्ट में और डिटेल में बातें करेंगे। बट द एसेंशियल क्रक्स ऑफ द सिचुएशन वाज कि ग्रेग चैपल आके ग्रास रूट लेवल से जो है इंडियन क्रिकेट टीम को एकदम चेंज करना चाह रहे थे, पूरे सेटअप को एकदम चेंज करना चाह रहे थे। चेंज इन व्हाट सेंस एग्जैक्टली? फॉर एग्जांपल सौरव गांगुली जो कप्तान थे उस टाइम के, ग्रेग चैपल को लगता था कि अब वो टीम के अंदर होने ही नहीं चाहिए।
Okay. ऐसा भी नहीं कि फेज आउट करा जाए, डायरेक्टली टीम से हटा दिया जाए. इनफैक्ट ही वॉज अगेंस्ट अ लॉट ऑफ सीनियर्स. सचिन तेंदुलकर के साथ वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे. सचिन तेंदुलकर जो कि ओपनर रहे थे लिमिटेड ओवर्स में, जहां पे उनका बेस्ट निकल के आना शुरू हुआ था, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले उनको नंबर 4 पे शिफ्ट कर दिया गया था. सचिन तेंदुलकर ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैं टीम के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूट तभी कर पाऊंगा जब मैं ओपनिंग कर रहा हूं, पर उनकी बात नहीं सुनी गई. इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि उस टाइम पे टीम के अंदर 2 डिविजन्स हो चुके थे. एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वो थे जो कि कोच के साथ थे, और एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वो थे जो कि सीनियर्स के साथ थे, और इनकी आपस में बहुत ही ज्यादा वो डिवाइड एंड रूल वाला सीन होने लग गया था. आई थिंक मैंने भी जितना इसके बारे में पढ़ा है, ये जो 2 ग्रुप्स थे, सीनियर्स में भी स्पेसिफिकली पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि हम सचिन के साथ हैं, क्योंकि सचिन वॉज दैट लीडर पूरे जितने भी सीनियर्स थे ड्रेसिंग रूम के अंदर. एंड वही इस चीज़ को इतनी ज़्यादा अजीब सी डिबेट है क्योंकि इसका कोई क्लियर आंसर है नहीं. क्योंकि अगर उससे रेवोल्यूशनाइज कर दिया होता एंड अगर रिजल्ट आ जाते तो लोग उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते. बट एट द सेम टाइम जब आप किसी एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा रहे हो एज अ फॉरनर एंड वहाँ पे कोच करने जा रहे हो, तो यू कांट जस्ट आउटराइट से कि यार ये जो लेजेंड्स हैं अब मैं इनको सारी टीम के इनके पोजीशन से हटा दूंगा और जो कैप्टन है उनको मैं टीम से ही निकाल दूंगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप तक जैसे से टाइम पास आ रहा था, एक दिन अचानक हमें पता चलता है कि गांगुली जो है अब वो कप्तान नहीं रहेंगे इंडियन टीम के, जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को फाइनल में लेके आए, जो कि मैच फिक्सिंग से पूरी टीम को निकाल कर लाए. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. महेंद्र सिंह धोनी खुद कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़े कप्तान सौरव गांगुली हैं. उनको अपने टीम से एकदम से हटा के राहुल द्रविड़ को कप्तान बना दिया, जो कि उस टाइम पे परहैप्स उस लेवल की कप्तानी नहीं करते थे जो कि सौरव गांगुली थे. कोई कंपटीशन नहीं था वहां पर. पर पता है द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इन सब चीजों के बावजूद इंडियन टीम ऑन पेपर वाज स्टिल फैबुलस. 2007 के वर्ल्ड कप तक आते आते जो स्टार्स हमारे पास अवेलेबल थे, सचिन तेंदुलकर वॉज स्टिल एट हिज प्राइम. वो जो डर था लोगों का कि शायद मिड 30s आते आते सचिन लाइक जस्ट एनी अदर प्लेयर, उनका डिप ना आ जाए, वो चीज़ नहीं हुई थी उनके साथ. यंगस्टर्स लाइक युवराज, भज्जी, सहवाग वो अब अपनी प्राइम पे आ रहे थे. तो एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो गया था. काइंड ऑफ पीपल कुड इवन आर्ग्यू कि अगर आप ऑन पेपर फैक्ट्स चेक करोगे तो दिस वॉज ऑलमोस्ट ऑन पार विद 2003 या फिर इवन बेटर इन सम सेंस. राइट. तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ इंडियन टीम उतरी थी 2007 के वर्ल्ड कप में. किस्मत भी साथ में थी क्योंकि ग्रुप स्टेज थोड़ी इजी मिली हुई थी हमें. 2 नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस काइंड ऑफ मिले हुए थे, एंड एक श्रीलंका और एक बांग्लादेश थी. अब होता क्या यार कि जब इतने ज़्यादा टेंशन्स होती है ना टीम में, तो जिस चीज़ से मैंने शुरू करा था कि जब टीम आपकी कितनी भी अच्छे प्लेयर्स की बनी हो, उनको अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे फ्लरिश करने का, तो कोई पॉइंट ही नहीं अच्छी टीम ऑन पेपर रखने का. एंड एग्जैक्टली वही होता है. इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट वर्ल्ड कप्स, ये डार्केस्ट फेज माना जाता है इसको, जब इंडियन टीम श्रीलंका से तो चलो हारती है, लेकिन बांग्लादेश से ग्रुप स्टेज में हार के बाहर हो जाती है. एक्चुअली बांग्लादेश जो था, आई वॉज अबाउट टू मेंशन दिस, क्योंकि ये दिमाग में आप रखना इस मैच को, क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग करी थी इंडिया की. एंड वो हम लोग देखते आ रहे हैं ना, हम लोग अपने टाइम से भी देखते आ रहे हैं कि जब भी बांग्लादेश को एक मैच जीती है उसके बाद थोड़ा चौड़े हो जाते हैं इंडिया के सामने. तो ये चीज़ तब से चलती आ रही है. एंड इस चीज़ का जो दिमाग में गुस्सा था और जो रिवेंज वाला एक स्टेट ऑफ माइंड था, वो 2011 तक था प्लेयर्स के अंदर. और वो कैसे होगा वो भी आपको आगे पता चलेगा. बट इसके बाद क्या होता है, जब ये वर्ल्ड कप एग्जिट होती है, वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल मोमेंट्स हमारे क्रिकेट के इतिहास के, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले थे. T20 फॉर्मेट आ चुका था उस टाइम पे. इंडियन क्रिकेट टीम ने सिर्फ एक ही T20 खेला था तब तक. राहुल द्रविड़ ने अपनी कप्तानी छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था उनसे. सौरव गांगुली और उनकी जनरेशन के जितने प्लेयर्स थे उनका एंड आना शुरू हो गया था. अगले 1 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर सब रिटायर होने वाले थे, जैसे कि इवेंचुअली होता भी है. इन सबके बीच जो यंगस्टर्स थे उनके अंदर ये फीलिंग रही होगी कहीं ना कहीं कि यार चलो एटलीस्ट हमारे पास अभी 2-3 वर्ल्ड कप्स और हैं देने के लिए. वो एक जो होता है ना सेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी दिमाग में होती है कि अभी बहुत पूरा करियर बचा है अभी सामने के लिए, अभी तुम्हारा पीक भी नहीं आया. एक बंदा था जिसके अंदर सबसे ज्यादा टर्मोइल था उस टाइम पे, वो था सचिन तेंदुलकर. लास्ट चांस.
कई लोगों का मानना था कि ये उनका लास्ट चांस था. ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 34 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और 38 के हो जाते अगले वर्ल्ड कप आते आते. उनके टेनिस एल्बो इंजरीज भी हुई थी उस टाइम पे. इनफैक्ट तेंदुलकर की 2000 का जो डेकेड शुरू हुआ था ना, तब से उनकी इंजरीज होनी शुरू हो गई थी. तो उनको अपना गेम भी काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ा था. और थोड़े कंसर्न्स थे कि क्या उनकी बॉडी उनको सपोर्ट कर पाएगी एंड तक, की नहीं कर पाएगी. सचिन तेंदुलकर खुद भी कहते हैं कि वो उनका मन बन चुका था उस टाइम पे कि उनको रिटायरमेंट लेना है. जब इंडिया 2007 का वर्ल्ड कप हारी थी, सचिन तेंदुलकर अपने कमरे में बंद थे कई दिनों तक. वो बोलते थे कि मेरे दिमाग में ये बहुत सर्टेन थॉट था कि मुझे रिटायरमेंट लेना ही लेना है. इनफैक्ट उस टाइम पे कुछ जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू भी लिया था. उनने वीडियो इंटरव्यू दिया भी नहीं था, उन्होंने ऑडियो इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे, क्योंकि वो वीडियो पे आना ही नहीं चाहते थे, इतना दुखी थे. एंड जब भी कोई उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि मैं श्योर नहीं हूँ भाई, शायद मैं नहीं खेलूंगा. क्योंकि ऑफकोर्स आप पब्लिकली वो चीज़ नहीं बोल सकते, बट अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं श्योर नहीं हूँ एट जस्ट 34-35, तो दिमाग में आता है कि भाई बंदा सही में रिटायर होना चाहता है. आई थिंक जाता है. एंड प्लस दिस जस्ट टेल्स यू कितना शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि 2003 में जब वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए इतना क्लोज है, जस्ट 1 मैच अवे, उसके बाद चलो हार जाते हैं, बट देन यू गेट द आइडिया कि ये सारे प्लेयर सोच रहे होंगे कि चलो अब जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें हम इसको भी क्रॉस कर जाएंगे. एंड उसमें आप इतना ज़्यादा शॉकिंगली ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाते हो. तो क्लियरली वो जो आपका ड्रीम था वो बहुत गंदी तरीके से क्रश हुआ था. एंड मतलब वही ये कहते हैं ना कि मतलब जो लक होता है वो कभी साथ देता है, कभी साथ नहीं देता. 2003 में फाइनल में साथ नहीं दिया, 2007 में तो बिल्कुल ही साथ नहीं दिया, एंड 2011 की हम लोग बात करेंगे आगे अभी. एंड जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लोग मिस कर जाते हैं, ये सचिन का 5वां वर्ल्ड कप था. लोगों को अपने पूरे करियर में 2-3 वर्ल्ड कप खेलने को मिल जाए तो बहुत होता है. आदमी 5 वर्ल्ड कप के लिए ट्राई कर चुका है, और फिर भी जो उसका 5वां वर्ल्ड कप था, जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप था, वो सबसे गंदी तरीके से एंड हुआ है. इसमें एक और इशू क्या था जो कि वंस अगेन लोगों को याद रखना जरूरी है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्राइंग. आप ट्राई तब करोगे जब आपकी टीम में रिक्वायरमेंट है. सचिन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी महसूस हुआ होगा कि शायद मेरी टीम को जरूरत नहीं है क्या, क्योंकि ग्रेग चैपल उस टाइम पे कोच थे, अभी तक उनका रेजिग्नेशन आया नहीं था. वो जिस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे, टेंशन्स थी, उनको अपने प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने को भी नहीं मिल रहा था, तो वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में सचिन के स्टैचर का इंसान सोचेगा इससे अच्छा तो मैं रिटायर ही हो जाता हूँ यार. प्लस आपके साथ के लोग जैसे सौरव गांगुली वो अगले साल रिटायर ही हो जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ वाले भी सारे रिटायर हो रहे हैं, तो शायद इट इज टाइम फॉर मी एज वेल. मतलब मैं आखिरी बंदा बचा अपनी जनरेशन का. तो ये सारे थॉट्स दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहे थे सचिन तेंदुलकर के. और फिर जैसा कि हम हमेशा से जानते हुए आए हैं, उनके जो बड़े भाई थे जिनका इन्फ्लुएंस सचिन के करियर में एकदम, वो 15-16 साल की एज जब उन्हें डेब्यू करा से लेके 40 साल की उम्र तक जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी का रहा है तो उनके बड़े भाई का रहा है परहैप्स. उनके बड़े भाई ने उनको रिमाइंड कराया कि ये सब जो हो रहा है वो सब तो ठीक है, अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त हर किसी का आता है, पर मुझे लगता है तुम एक बात भूल रहे हो. अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसका जो फाइनल होगा वो मुंबई में होगा, इन योर बिलवेड स्टेडियम वानखेड़े. क्या तुम वहां पे विजुअलाइज कर पा रहे हो अपने आप को वो ट्रॉफी हाथ में लेके? क्या तुम अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहे हो वो विक्ट्री लैप लेते हुए ट्रॉफी के साथ, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ? क्या तुम वो विजुअलाइज कर सकते हो जो माहौल होगा वहां पे, जो खुशी होगी पूरे इंडिया के कंट्री के अंदर? सचिन तेंदुलकर कुड लिव इट, एंड विद दैट उनके अंदर रिजुविनेशन आता है. वो एक और वर्ल्ड कप का ट्राई करने का डिसीजन लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे ग्लोरियस जर्नी, द 2011 वर्ल्ड कप स्टोरी. बिफोर वी स्टार्ट दिस जर्नी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें. हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी है, उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा. और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और अपने जैसे दिमाग वाले लोगों से बात करिए और उनसे घुलिए मिलिए. अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो सेकेंड सेगमेंट होने वाला है, और इस सेगमेंट का थीम होने वाला है राइज ऑफ द न्यू जनरेशन सुपरस्टार्स, जिसमें हम सबके फैन फेवरेट्स जो आजकल के प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह,
ये सब लोग फ्लरिश होते हुए दिखेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब ये 2007 का वर्ल्ड कप हॉरर हुआ था, उसके कुछ महीने बाद ही 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होना था। यहाँ पे इफ यू वुड नोटिस, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे लोग नहीं खेले थे। तुम्हें इसका रीजन पता है? आई थिंक नेचुरल होगा कि अब नई टीम लेके जा रहे हैं हम लोग, फ्यूचर के देख रहे हैं। हाँ, ये तो है ही, बट द कैच हियर इज, देखो भाई, जब भी कोई बंदा अपने मिड 30s में, स्पेशली अगर सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स ने मन बना लिया कि हमें और भी खेलना है, तो दे वुड वांट टू प्ले द T20 फॉर्मेट ऑल्सो। जिस बंदे को क्रिकेट से प्यार है वो कोई भी फॉर्मेट को मना क्यों करेगा? इससे पहले इंडिया ने सिर्फ आज तक एक ही T20 खेला था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। उसमें भी सचिन खेले थे, 10 रन बनाए थे उन्होंने, उसके बाद आउट हो गए थे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे प्लेयर्स रेडी थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एंड सेलेक्टर्स भी उनको लेने वाले थे। इट इज राहुल द्रविड़ जिन्होंने कहा था उस टाइम के जो कैप्टन थे ओडीआई फॉर्मेट के, कि यार आई थिंक हम लोग को यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए एंड हमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हमें या तो ओडीआईज और टेस्ट पे फोकस करते हैं, ये एक कंप्लीटली नया बॉल पार्क है, कंप्लीटली नया गेम है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने अर्ली 20s या मिड 20s में, कि अभी हमारे पास 10 साल है अडेप्ट करने के लिए, तो हम एनीवे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे शायद इस गेम के लिए। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन क्रिकेट और उनके फ्यूचर के लिए आई थिंक हमें यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये चीज हमें आज के टाइम पे कभी होती नहीं। दैट्स क्रेजी मैच्योर, मतलब एंड सबने मान भी ली बात। इतना ज्यादा विजनरी होना, प्लस एक दूसरे को लेके इतना रिस्पेक्ट होना कि आपने वो चीज मान भी ली। करेक्ट। राहुल द्रविड़ ने बोली, और चलो अच्छी बात है, एंड ऑब्वियसली पूरा क्रेडिट उनको जाएगा, बट बाकी सीनियर्स तो बात मान ली, वो भी बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। मैंने ना इससे पहले कभी होते हुए देखा है, ना इसके बाद कभी होते हुए देखा है। ये लेजेंड्स इसीलिए इतने रिस्पेक्टेड है हमारी कंट्री में, क्योंकि इन्होंने हमेशा इंडियन क्रिकेट का भला सोचा है। इसी के चलते हुए जो नई टीम आती है, उनके एक नए कप्तान भी डिक्लेयर होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि उस टाइम पे एक नए लड़के थे, सिर्फ 3-4 साल, इनफैक्ट 3 ही साल हुए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खेलते हुए इंडियन क्रिकेट टीम से। लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि युवराज सिंह बनेंगे कप्तान उस टाइम पे, बट वो भी एक अलग ही कॉन्वर्जेशन है जो कि हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर एक टोटली न्यू टीम हमें देखने को मिलती है। रोहित शर्मा जैसे लड़के डेब्यू करने के लिए आते हैं। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, आरपी सिंह, जितने भी ये सिंह का जो पूरा था, इरफान पठान, गौतम गंभीर, ऐसे नए नए सुपरस्टार्स हमें बोनाफाइड मैच विनर्स में कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं। ये 2007 का T20 वर्ल्ड कप एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गए थे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स इन आवर टीम, बट बिकॉज हमें पता नहीं था इस फॉर्मेट से क्या एक्सपेक्ट करें। वहाँ पे इंडियन क्रिकेट की और राधा क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतती है। गौतम गंभीर को हम एक बड़ा मैच का प्लेयर बनते हुए देखते हैं, जो कि फाइनल से परफॉर्म करेगा। युवराज सिंह की हम लोग जो विंटेज परफॉर्मेंसेस होती है ना, कि वो वन साइडेड आपको मैच जिताएंगे, मैं उधर टूर्नामेंट्स वाली परफॉर्मेंसेस देंगे, वो 6 छक्के हमें देखने को मिले। हरभजन सिंह जैसे प्लेयर से हमें वो काउंटलेस क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हुए दिखे। ये सारे जो ये अपकमिंग जनरेशन थी, अब ये सुपरस्टार्स में कन्वर्ट हो रही थी, जो कि हम 2003 के वर्ल्ड कप के टाइम से जिनकी बातें करते हुए आ रहे थे। बट इन्हीं सुपरस्टार्स के बीच जो अगली जनरेशन आने वाली थी, जो तीसरी जनरेशन रहेगी इस कॉन्वर्सेशन के अराउंड, विच वॉज द लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, वो अभी डेब्यू कर रहे थे, एंड अ सर्टेन विराट कोहली उस टाइम पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता कर ला रहे थे 7-8 के टाइम के आसपास। अभी तक इनका डेब्यू हुआ नहीं था इंडियन टीम के लिए। तो ये जो न्यू स्टार्स थे, ये लोग लाइमलाइट में आना शुरू हो चुके थे। लग रहा था कि हाँ, आगे ये नाम डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जाकर खेलेंगे। और इन सब के बीच जब इन लोगों का राइज हो रहा है ना, जब ये नई जनरेशन निकल के आ रही है, तो इसका एक फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन क्या है कि जो पुरानी जनरेशन है, अब उनका ढलने का टाइम भी आ जाएगा। एंड हम तभी देखते हैं सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स या तो रिटायर हो रहे हैं या तो वाइड बॉल सेटअप से एकदम ही हटा दिए जा रहे हैं। राहुल द्रविड़ डिड नॉट गेट टू प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। वीवीएस लक्ष्मण नहीं खेल पाए थे। उन सबको वो टेस्ट पे फोकस करने को बोला गया था, एंड बच्चे हुए प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया था। वंस अगेन सिर्फ एक ही प्लेयर था इन सबके बीच में जो कि अभी भी अपनी परस्यूट कंटिन्यू कर रहा था वर्ल्ड कप जीतने की, एंड वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 2007 के बाद जिस तरीके से अपना करियर रीजोविनेट करके उन्होंने दिखाया है अपने मिड 30s, अपने लेट 30s में, शायद आज के टाइम पे लोग आर्ग्यू करेंगे
हमने थोड़ा बहुत वो रोहित शर्मा से ही देखा है, वरना नोबडी कम्स इवन क्लोज। आई थिंक ये भी ना कई लोग चीजें भूल जाते हैं। मेनी पीपल विल से विराट कोहली क्योंकि वो उनकी लॉन्जेविटी एंड वो सबसे एसोसिएट किया जाता है, बट जो गेम ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है टू स्टे रेलेवेंट इन मॉडर्न क्रिकेट, वो चीज रोहित शर्मा ने ही करी अल्टीमेटली। एंड सचिन तेंदुलकर ने तो इस लेवल का पीक अचीव कर लिया था। आई थिंक मैं स्टैटिस्टिकली श्योर नहीं हूँ, बट आफ्टर 35 आई थिंक 2009 का या 2010 का टेस्ट ईयर था, वो कैलेंडर ईयर था जिसमें उनके सबसे ज्यादा रन आए थे पूरे कैलेंडर ईयर में, पूरे करियर में। हाँ अच्छा, उनका बेस्ट पर्सनल कैलेंडर ईयर था। या। उस टाइम पे वो 36-37 के होंगे। कैन यू इमेजिन? एक अभी उसकी एक रील बहुत फेमस होती है, एक साल था इसमें उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले तो 5 100s थी। ओके 8 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरी भाई, एवरेज 100 से ऊपर का। इसी मतलब पीरियड के दौरान 2009 में उन्होंने ओडीआई में वो डबल 100 मारी थी, जब वो पहले इंसान थे ऐसे क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने लिमिटेड ओवर्स में डबल 100 मारी हो। आई थिंक फॉर हिम टू कंटिन्यू, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि उन्होंने 2007 के बाद सोचा था कि यार मे बी इट इज टाइम फॉर मी। अगर उन्हें आगे जाके कंटिन्यू करना था, जब आपको कोच से प्रेशर आ रहा है कि मतलब एक वो हिंट है सॉर्ट ऑफ कि यार कहीं बर्डन तो नहीं बन रहा टीम के ऊपर ज़बरदस्ती कंटिन्यू करने के चक्कर में, क्योंकि आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए पूरी कंट्री के जो होप्स हैं उसको नीचे नहीं कर सकते। एंड सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा इस बात को और कोई नहीं जानता, हु ऑलवेज कीप्स द टीम बिफोर हिमसेल्फ। तो उस चीज़ के लिए उनको एक वो नेक्स्ट लेवल ऑफ पीक अचीव करनी थी कि 2011 में एंटर करते हुए भी हमारे बेस्ट प्लेयर वो तभी वो खेलेंगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो बर्डन है कि क्योंकि उनको अपना ड्रीम फुलफिल करना है तो वो एक लाइबिलिटी की तरह कंट्री बस उनको खींच रही है। उनको फ्रंट से लीड करना था और वो एग्जैक्टली वही कर रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम के आसपास फिर वो कॉन्वर्जेशंस भी शुरू हो गई थी कि अब आप 90s में एंटर कर चुके हो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ 100s इन योर करियर, 100 पास आने वाली थी, तो वो सारी कॉन्वर्जेशन शुरू हो चुकी थी। ये तो इंसान वो थे जो कि फ्रंट से लीड कर रहे थे। एक और इंसान थे जिनका 2007 का ईयर बहुत ही अच्छा गया था पर्सनली, युवराज सिंह, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स थे जो कि सबसे ज्यादा पीछे लैग कर रहे हैं। युवराज सिंह की 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई थी, और 2010 के साल में एक दिन अचानक युवराज सिंह अपना काम कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो खांसना शुरू करते हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है। नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। युवराज सिंह को लगा ये एक नॉर्मल इशू है, शायद अभी बॉडी थोड़ा रेस्ट डिमांड कर रही होगी, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, प्रेशर बहुत है परफॉर्मेंस का, तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। आई डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस, मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है। प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे विराट कोहली ने अपना डेब्यू कर लिया था इंडियन टीम से, उन्होंने सेंचुरीज भी मारनी शुरू कर दी थी, वो पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया था। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे सचिन तेंदुलकर के साथ साथ। अनदर सर्टेन सुरेश रैना निकल के आ रहे थे उस टाइम पे, एंड दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू युवराज सिंह। एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, एंड फील्डिंग के मामले में युवराज सिंह उस टाइम पे ही वाज द गाय। सुरेश रैना अपनी जनरेशन के वो तगड़े प्लेयर थे। एक वो टिपिकल प्रोफाइल मैच था। इनफैक्ट यू वुड नॉट बिलीव दिस, बट धोनी के अंडर सीएसके में जितनी भी स्टार्स उस टाइम पे बने थे ना, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो रैना हो, इनफैक्ट इस टाइम पे अनदर सर्टेन लेजेंड रविचंद्रन अश्विन भी निकल के आने शुरू हो चुके थे 2010-2009 के आसपास। एक आईपीएल भी जीत लिया था उन्होंने, उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया था क्रिस गेल को पहले ओवर में आउट करके। T20 स्पेशलिस्ट, वाइड बॉल स्पेशलिस्ट की तरह वो आ रहे थे। ऐसे काफ़ी सारे नए रिप्लेसमेंट्स आने शुरू हो रहे थे इस करंट जनरेशन के। वो नए सुपरस्टार्स हमें ऑलरेडी बनते हुए दिख रहे थे धोनी के अंडर, और यही शायद धोनी की सबसे बड़ी लेगेसी भी रहेगी। इसी के चलते हुए हम लोग को लगता है कि यार युवराज सिंह परहैप्स इज स्ट्रगलिंग अ बिट टू मच। एंड ऑनेस्टली अगर आप उस टाइम के आर्टिकल्स या न्यूज़ पेपर्स पढ़ोगे, मुझे तो याद है क्लियरली, युवराज सिंह वाज नॉट अ सर्टेनिटी कि खिलाना ही खिलाना है। एक इंटरव्यू था जिसमें एमएस धोनी ने ये चीज़ बोली थी, एंड ये कहते हैं कि इससे इस स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा धक्का युवराज सिंह को लगा था। वो अगले सेगमेंट में करेंगे कवर। आई नो व्हाट स्टेटमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो नेक्स्ट सेगमेंट में आएगा।
बट बिटवीन ऑल दिस हमने सचिन तेंदुलकर की बातें करी जो कि एकदम एब्सोल्यूट टॉप पे थे, और युवराज सिंह जो कि भी इस वक्त एब्सोल्यूट बॉटम पे थे। ये गैप ब्रिज किसने करा? सचिन तेंदुलकर ने। क्योंकि युवराज सिंह जब सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ना, उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर ने उनसे आके कहा था कि मुझे पता है बुरा वक्त चल रहा है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि वर्ल्ड कप के टाइम पे जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तू ही गेम जिता के देगा। सचिन तेंदुलकर ने ये 1 साल पहले ही बोल दिया था। एंड उसके बाद से युवराज सिंह अपने किट बैग में, वो कॉफिन बोलते हैं बेसिकली, वुडन होता है, उसके अंदर उन्होंने सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाई और उसके बगल में अपनी फोटो लगाई, एक कवर ड्राइव खेलते हुए परहैप्स, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए खेलूंगा। ओके। और यहां से हमारा थर्ड सेगमेंट शुरू होता है, उस स्क्वाड का अनाउंसमेंट जिसके हाथों में वो गॉड्स डेस्टिनी थी। क्योंकि पता है लाइक एनी वर्ल्ड कप थोड़ी बहुत तो कंट्रोवर्सीज होती ही हैं सब, क्योंकि अगर आपके देश में 1.5 बिलियन लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, उस टाइम पे शायद 100 करोड़ होंगे, तो सबके डिफरेंस ओपिनियंस होते ही हैं। बट ये एक ऐसी स्क्वाड थी, इन माय ओपिनियन इससे तगड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड इंडिया ने ऑन पेपर कभी नहीं देखी है। जितने सुपरस्टार जिसमें थे, जो कि ऑलरेडी सुपरस्टार्स भी थे और जो आगे जाके बने भी हैं, ये 2003 में नहीं था, ये 2015 और 19 में नहीं था, ये 2023 में भी नहीं था। इस स्क्वाड के कंट्रोवर्सीज और अच्छी चीजों को एक बार डिस्कस करते हैं जल्दी से इस सेगमेंट के अंदर। देखो, एक जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, प्रवीण कुमार जो कि उस टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर निकल के आ रहे थे। सबसे बड़ी बात थी कि वो बॉल को स्विंग तो कराते ही हैं, बट वो बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे। उसको उस जो प्रोफाइल थी उसके अंदर बहुत कम ऐसे और पेसर्स थे उस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली प्रवीण कुमार को इंजरी हो जाती है वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, एंड आउट ऑफ नोवेयर 2007 के T20 वर्ल्ड कप हीरो श्रीशांत को वापस लाया जाता 2011 के वर्ल्ड कप के लिए। 2-3 बहुत ही बड़े नाम इग्नोर करे गए थे। ईशांत शर्मा नहीं खेल रहे थे, उनके जगह पे मुनाफ पटेल को लाया गया था। प्रज्ञान ओझा, पता है कई लोग आज की जनरेशन में, शायद तुम्हें भी पता नहीं होगा, ये आज की जनरेशन के बिगेस्ट स्पिन ट्विन को, मतलब स्पिन डुओ को कौन माना जाता है? अश्विन एंड जडेजा। दे वर नॉट सपोज्ड टू बी द ओरिजिनल स्पिन डुओ। ओके। अश्विन और ओझा होने वाले थे ओरिजिनल स्पिन डुओ हमारे। ओझा का करियर अनफॉर्चुनेटली फिर उतना स्काई रॉकेट नहीं करा, जडेजा उनकी जगह पे है, उन्होंने अपनी जगह ऐसे बना ली क्योंकि वो ऑलराउंडर भी थे। उसके बाद से पलट के कभी देखा ही नहीं, वरना अश्विन एंड ओझा वर सपोज्ड टू बी द ओरिजिनल स्पिन डुओ। ओके। ओझा को उस टाइम पे मतलब नहीं लिया गया था टीम के अंदर, एंड कंट्रोवर्सी क्यों थी? बिकॉज धोनी ने आउट ऑफ नोवेयर पीयूष चावला को स्क्वाड में ले लिया था। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, लोगों को क्वेश्चंस क्यों थे? क्योंकि पीयूष चावला ने लास्ट टाइम जब कोई ओडीआई खेला था तो 2008 में था। 3 साल से कोई ओडीआई नहीं खेला था और सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले लिया था। कुछ चीज़ें तो मतलब आई एम श्योर कि इवन स्क्वाड अनाउंसमेंट में प्लस इवन इन मैच जो डिसीजंस होते हैं, आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, एंड फॉर श्योर MS धोनी के अंडर ही वो चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक वो सिक्स सेंस होता है, एक वो गट फीलिंग होती है जिसपे वो बैंक करते हैं हमेशा, एंड वो साथ देती है MS धोनी का हमेशा। 2019 वर्ल्ड कप और 11 वर्ल्ड कप में फ़र्क क्या था? 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल डिसीजंस लिए गए, बट उनके पीछे का लॉजिक वॉज फार लेसर दैन द 2011 वर्ल्ड कप। सेकेंडली, धोनी एज अ कैप्टन और कोई भी और बंदा एज अ कैप्टन में बहुत फर्क है। धोनी ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि आपको सेंस नहीं बना रहे होंगे, बट वो उनसे जिता देंगे आपको। इनफैक्ट अभी जब हम लोग वर्ल्ड कप की बातें करेंगे, वर्ल्ड कप के बीच में भी ये सवाल उठे थे। अच्छा, ओके, उठे थे। विराट कोहली ने 2019 में जो डिसीजंस लिए वो अनएक्सप्लेनेबल हैं, और कंट्री इसीलिए अल्टीमेटली हारी भी। धोनी ने जो 2011 वर्ल्ड कप में डिसीजंस लिए, उसमें से कई सारे डिसीजंस अनएक्सप्लेनेबल थे, बट कंट्री डोमिनेट करके जीती है। ये फर्क आता है। जब आप जीत रहे होते हो ना तो कोई सवाल नहीं उठा। रिगार्डलेस, यहां पर एक जो सबसे बड़ा नाम इग्नोर करा गया था, बाय द वे, पीयूष चावला को एक और जो इशू था वो ये था कि उन्होंने आज तक इंडिया में कभी कोई ओडीआई खेला नहीं था, सीधा वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। भाई तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज हो गया। एग्जैक्टली एकदम ही। बट जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज डिसीजन था, स्ट्रेंज क्या, उस टाइम पे सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो था रोहित शर्मा का ना आना वर्ल्ड कप के अंदर। जब सुरेश रैना, युवराज सिंह, विराट कोहली, इन सब प्लेयर्स को, यूसुफ पठान उस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज थे, उनको
नॉट दी गई अबव रोहित शर्मा, एंड आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो रोहित शर्मा खुद भी मानते होंगे मेरे ख्याल से. आई थिंक वो खेला भी उस टाइम पे नंबर 6 पे था T20 वर्ल्ड कप में, सो उसकी एग्जैक्टली वो पोजीशन बन ही नहीं रही थी टीम के अंदर. whereas the other guys like सुरेश रैना, विराट कोहली, इन सबको थोड़ा ऊपर खेलना था एंड नेचुरली उनकी जगह बन जाती टीम के अंदर. इसमें तुम जरा स्क्वाड का बैलेंस नोटिस करो. हाँ, या अनदर रीजन व्हाई आई से ऑन पेपर इससे बेटर वर्ल्ड कप स्क्वाड आज तक शायद कभी नहीं थी इंडिया की. अगर आप इंडिया के टीम में नंबर 8 पे प्रवीण कुमार तो अगर होते तो बैटिंग आपकी नंबर 9 तक होती, क्योंकि नंबर 9 पे फिर या तो हरभजन आते या तो अश्विन आते. उतनी डेप्थ थी बैटिंग में. इवन विदाउट दैट आपके पास नंबर 8 पे हमेशा हरभजन या अश्विन का ऑप्शन था. ये 2011 की बात है जब ये चीज एकदम वो पॉपुलर थी नहीं. दिस वाज अ विजनरी थिंग बाय MS धोनी भाई. ये चीज हम लोग को 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखने को नहीं मिली. आई थिंक विजनरी, बट परहैप्स ही वाज क्वाइट लकी एज वेल. डेफिनेटली लकी थे, डेफिनेटली लकी थे. सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर विराट कोहली को नहीं मिला अपनी कप्तानी के अंदर. नहीं मिला, वो फैक्ट है. बट उन प्लेयर्स को और उन ईगोस को मैनेज करना भी तो एक आर्ट है ना. कई सारे ऐसे डिसीजंस है जो कि सिर्फ धोनी ले सकते हैं. इस बात को हम कब तक डिनाई करेंगे. वही उनकी ग्रेटनेस है. जो बैटिंग डेप्थ थी इस टीम में, अब वो छोड़ो, बॉलिंग ऑप्शंस देखो भाई. कम से कम 8 बॉलर्स थे टीम के अंदर जो कि बॉलिंग कर सकते थे. सचिन तेंदुलकर, सहवाग ऊपर से बॉलिंग करते थे. मिडिल ऑर्डर में यूसुफ पठान, युवराज सिंह, रैना सब बॉलिंग कर लेते थे, प्लस द 4 मेन बॉलर्स. उसके बाद टिल डेट हमारे पास ऐसा कोई ओपनर ही नहीं है जो बॉलिंग कर सके. और बाय द वे ये वो वाला कंपैरिजन मत करना कि बॉलिंग तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल और जायसवाल भी कर सकते हैं. सचिन तेंदुलकर के ODIs में बुमराह से ज्यादा विकेट्स हैं. ये कोई मजाक नहीं है, ये जेन्युइन बॉलर्स हैं. और इसको भी मैं प्रूव करूंगा अभी जब हम लोग मैच बाय मैच बातें करेंगे जिनको यूज करा गया है. इस लेवल की डेप्थ ODI वर्ल्ड कप्स में इंडिया की ना इससे पहले कभी थी और ना अभी तक हुई है. होपफुली 2027 के वर्ल्ड कप में हमें चीज़ देखने को मिलेगी. बट ये स्क्वाड ऑन पेपर ही इतनी स्ट्रांग थी ना कि अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा जहां से हम लोग वर्ल्ड कप की बात करना शुरू करेंगे, इंडिया एंटर्ड एज दी फेवरेट्स, नॉट वन ऑफ द फेवरेट्स, दी फेवरेट्स. इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते. इन द मिडिल ऑफ दिस, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो तुम्हारा वो स्टेटमेंट था, अब उसकी बात करते हैं. हाँ, सो उस टाइम पे जब आई थिंक ये स्क्वाड अनाउंसमेंट के लेके ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें था प्रॉब्ली. सो उस टाइम पे उससे पूछा गया था सुरेश रैना और युवराज सिंह के बारे में. एंड MS धोनी की जो स्टेटमेंट थी उससे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा था युवराज सिंह को, क्योंकि ही सेड मुझे युवराज सिंह को खिलाना पड़ेगा ऊपर बिकॉज ही कैन बोल एज वेल, समथिंग लाइक दिस ऑन दीज लाइन्स. एंड फॉर अ गाय लाइक युवराज सिंह जो कि इतना टाइम से ही हैज बीन अ मैच विनर फॉर टीम इंडिया, ऑब्वियसली उनका एक डल फेस चल रहा है इस टाइम पे. बट ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है. अच्छा, और भी इसके आगे उन्होंने कहा था कि ऑफकोर्स युवराज सिंह को क्योंकि वो बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं तो खिलाना है, बट आई वुड प्रेफर सुरेश रैना राइट नाउ. ओके, क्योंकि वो ज्यादा ओवर्स देते हैं एंड फील्डिंग भी कर लेते हैं अच्छी. नॉट टू क्वेश्चन कि युवराज सिंह, क्योंकि युवराज सिंह की फील्डिंग भी उस टाइम पे टॉप नॉच थी. बट रैना बीइंग अ यंगर गाय, उन्होंने ये कहा था एक्चुअली. आई थिंक प्रोबेबली वही ना, ये चीज़ें अब आगे जाके हाइंडसाइट में आप कह सकते हो ये चीज़ें. उस टाइम पे तो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मिला ही होगा इस बात पे. एक लेजेंड को कंपेयर करके यू जस्ट कंपेयर हिम विद अ यंगस्टर. बट दिस इज व्हाट धोनी डज भाई. धोनी का है. एंड वो जस्टिफाई भी कर देते हैं ना उस चीज को. फिर रैना ने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए वो अनकंपेरेबल है. युवराज सिंह तो चलो है ही भाई, मेरे तो फेवरेट प्लेयर थे उस टाइम के सचिन के बाद, बट रैना की भी अपनी जगह थी. आई थिंक एक वो चीज़ होती है ना, आपको प्लेयर मैनेज करना कैसे है, कैसे बेस्ट निकालना है. क्योंकि प्रॉब्ली ये चीज़ बोल तो दी, बट एक वो पोकिंग प्रॉब्ली उस टाइम पे युवराज सिंह को चाहिए थी अपने करियर में कि कोई करे भाई मुझे, फिर मैं दिखाऊंगा अपना. एंड इससे एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन पता क्या निकल के आती है, ये भी एक फैक्ट है जो कि लोग भूल जाते हैं. युवराज सिंह जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पिक हुए थे और जब वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी टीम, ही वॉज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर. ओके, वो सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट टाइम बॉलर की तरह थे कि अगर कभी जरूरत पड़ गई तो 2-3 ओवर निकाल देंगे 10 ओवर के कोटे में से. युवराज सिंह बिकेम अ जेन्युइन ऑलराउंडर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, विच इज वाई ये जो जर्नी रही है युवराज सिंह की, जो कैरेक्टर आके वो और भी ज्यादा ग्रेट है. क्योंकि उनका रोल एक्चुअली में ऑलराउंडर का था नहीं वर्ल्ड कप में आते हुए. वो था कि ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हु कैन गिव यू 2-3 ओवर्स आल्सो. ही बिकेम अ प्रॉपर ऑलराउंडर as the World Cup progressed. Once again I'll prove this stats के साथ, जैसे जब वर्ल्ड कप के मैचेस कवर करेंगे तो
इन सब चीज़ों को चलते हुए लेते हुए ये जो स्क्वाड थी, वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स एवर, वो एंटर करती है वर्ल्ड कप के अंदर। यहाँ से शुरू करते हैं वर्ल्ड कप की बातें। द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द फेरी टेल बिगिनिंग। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को कि ये वर्ल्ड कप जो था वो एशिया को अलॉट किया गया था। हाँ. और ये पहले डिसाइड हो गई थी बात। एंड एशिया में उस टाइम पे अफगानिस्तान एक मेजर क्रिकेटिंग नेशन था नहीं, सो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश थे। बट 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान गई थी मैच के लिए, वहाँ पे उनकी बस पे एक अटैक हो जाता है, जिसके चलते हुए ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए थे एंड इसलिए पाकिस्तान से वर्ल्ड कप ले लिया गया था। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि 2011 वर्ल्ड कप में एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला गया था और एकदम लास्ट मोमेंट को शिफ्ट कर दिया गया था। सिर्फ 3 ही कंट्रीज में होस्ट हो रहा था। हाँ. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग, जरा एक बार वहाँ की हाइप की बात करते हैं, बिकॉज ये हम लोग हर वर्ल्ड कप में ये हमें मौका नहीं मिलेगा बात करने का। हाँ. जो हाइप इस वर्ल्ड कप की थी गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, मैं तो लिख के गारंटी दे सकता हूँ इतनी हाइप किसी भी वर्ल्ड कप की कभी नहीं थी इंडिया में। हाँ, या इससे पहले तक इंडिया वर नेवर द रेड हॉट ओनली फेवरेट ऑफ द टूर्नामेंट। 83 वाले वर्ल्ड कप में तो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि हम ग्रुप स्टेज के बाहर निकलेंगे। इसके बाद 15 में हमें पता था कि हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, यंगस्टर्स आ रहे हैं। और 19 में तो जो हुआ था, यस हाइप थी बट इट वाज नॉट एट दिस लेवल। 23 में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हाइप इतनी थी ही नहीं। इट गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद बन गई जब इंडिया हर मैच जीतने लग गई डोमिनेट करके तो। बट वर्ल्ड कप में आने से पहले जो हाइप 2011 वर्ल्ड कप की थी, पता है, मैंने अभी जब आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, मैंने दोबारा आर्टिकल्स रिविजिट करे कई सारे पॉपुलर वेबसाइट्स के, जैसे क्रिक इन्फो, क्रिक बस सबके। उसमें मैंने कितने सारे आर्टिकल्स देखे हैं कि फॉरेन जर्नलिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं एंड वो उनके आर्टिकल्स की हेडिंग भी ऐसी है कि वी हैव एंटर्ड इनटू द क्रेजी वर्ल्ड ऑफ क्रेजी सचिन वर्ल्ड, ऐसे करके। इंडिया में आने के बाद वो हिस्टेरिया जो था उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा था। इनफैक्ट जो वर्ल्ड कप का जो गाना था उस टाइम पे वो भी इट वाज एन इंस्टेंट हिट। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो पता है पूरी ओलंपिक टाइप की हुई थी। ओके जो होता ना पूरा ओपन स्टेडियम में लोग ऐसे रिक्शा में बैठ के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो देखी थी मैंने। या मैस्कॉट, वो हाथी का वो मैस्कॉट भी था। पूरा एक बहुत ही ग्रैंड बिल्डअप हुआ था वर्ल्ड कप के लिए। मुझे याद है उस टाइम पे एक बहुत फेमस चीज़ ये भी हुई थी, सचिन तेंदुलकर, उस टाइम पे हमारी रेड कलर की प्रैक्टिस जर्सी हुआ करती थी। ओपन नेट्स चल रहे थे, प्रैक्टिस हो रही थी एक बैकग्राउंड में। सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं लेफ्टी बैटिंग करता हूँ ऐसी, ठीक है, बिना किसी गियर के। एंड स्पिनर से कहा बॉलिंग करो, और वो लेफ्टी बैटिंग करके स्टैंड्स पे छक्के मारे थे सीधा। लेफ्टी बैटिंग करके कितने लोग कर पाते हैं? एंड उस टाइम पे मुझे क्लियरली याद है, ये न्यूज़पेपर्स में हेडिंग छपी थी, ये सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स में, कि ये सचिन का हिडन वेपन है, मास्टर मूव है और ये आने वाला वर्ल्ड कप में अनलीश होने वाला है। वो मस्ती कर रहे थे उस टाइम पे सिर्फ, बट ऐसा लोगों ने पोर्ट्रे कर दिया। आई थिंक पूरे फैंस के में भी ना, लाइक जब इतना ज्यादा क्रेज होता है किसी कंट्री में किसी स्पोर्ट का, तो इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि हर एक बंदा लॉजिकली सोचेगा। क्योंकि वो आइडल वर्शिप, वो प्लेयर वर्शिप हमेशा रही है कंट्री के अंदर रिगार्डिंग सर्टेन प्लेयर्स। बट सचिन तेंदुलकर वॉज द यूनाइटिंग फैक्टर इन दिस होल वर्ल्ड कप, जिन्होंने पूरी कंट्री को साथ में ले आए, इवन प्लेयर्स को साथ में ले आए। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू ऑल द यंगस्टर्स एज वेल, क्योंकि अगर जब तुमने वो चीज़ कही थी ना कि अभी हमारा पूरा करियर आगे पड़ा है, हमारे पास 3-4 वर्ल्ड कप्स और है जिसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल सबके मन में ये चीज़ होना है कि हमें सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक्चुअली बोलने वाला था। इन प्रिंसिपल ये कहना कि हम एक प्लेयर के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, इट इज नॉट राइट। बट लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं उस जनरेशन के वर्ड्स को। हर प्लेयर के अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो वो ये उस सेंटिमेंट से था। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने तो बाद में बोला भी था, सचिन के लिए तो खेल ही रहे हैं, खेलना लेकिन कंट्री के लिए ही है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और सचिन के लिए खेलने का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पता है क्या था, इस जनरेशन को पता था कि हमें आगे कई सारे वर्ल्ड कप्स और खेलने को मिलेंगे, लेकिन सचिन का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, तो हम खुद भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे अपने आप को कि ये हमारा भी लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। और फिर हर एक बंदे के दिमाग में वो डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है। सब लोग ऐसे खेले थे जैसे उनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था सचिन तेंदुलकर के होने से। प्लस आई थिंक ये रिस्पेक्ट किसी भी स्पोर्ट में अगर कोई बंदा कमांड कर रहा है, मतलब द ओनली लॉजिकल थिंग दैट आई कैन से इज प्रोबब्ली वो मेसी का जो था फीफा वर्ल्ड कप का 22 का। बट उसके अलावा क्रिकेट में तो आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर भाई, टिल दिस डेट आई डोंट थिंक कोई एक प्लेयर
नहीं है। पूरी कंट्री को पहली बात तो यूनाइट कर सकता है इस लेवल पे, प्लस जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबसे इतनी रिस्पेक्ट कमांड कर सकता है कि किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, सबके मन में खुद वो चीज़ आएगी कि हमें इनके लिए वर्ल्ड कप जीतना है। और पता और भी इतनी सारी स्टोरीज हैं जो कि हमें पता चलेंगी इस वर्ल्ड कप में। जैसे अभी मैं एक दो और बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर का उस टाइम पे जो वो पर्पल पैच चल रहा था कि भाई जिस मैच में रन बन रहे हैं, तो हमें याद है कि नहीं उस टाइम पे सचिन का वो भी था, एक सुपरस्टिशन भी था, वो एक बैट से खेलते थे और वो बैट चेंज ही नहीं कर रहे थे 2-3 साल से। ओके। और वो बैट पूरा ना ऐसे काला पड़ गया था मिडिल वाले एरिया से, और वो चिप्स निकलने लग गई थी एजेस से, तो वो पूरा खत्म होने वाला था बैट। ऐसा उनको था कि लोग बोल रहे थे कि भाई वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, एक नया बैट ले लो। उन्होंने कहा था नहीं, मैं सेम बैट लेके जाऊंगा, और वही बैट लेके भी गए थे वर्ल्ड कप में। फिर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस, एक और सुपरस्टिशन था जब वीरेंद्र सहवाग, अगर आप देखोगे पूरे हाइलाइट्स भी देखोगे तो वीरेंद्र सहवाग इज द ओनली गाय जिनके पीछे कोई नंबर नहीं है। हाँ। एंड उसके पीछे की स्टोरी ये है कि उनकी मम्मी ने उनसे बोला था कि तुम्हारा जो लकी नंबर होने वाला है आफ्टर कंसल्टिंग एन एस्ट्रोलॉजर, वो 46 होने वाला है। हाँ। उनने 46 खेला था उसके साथ, फिर 2007 में वो बाहर हो गए थे। हाँ। उसके बाद उनकी वाइफ ने कहा मैंने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर 2 होने वाला है। हाँ। तो बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली कॉम्पिटिशन आप कह सकते हो कि मैं किसी एक को दुखी ना कर दूं, तो उन्होंने कहा भाई मैं नंबर ही नहीं पहनूंगा। ये रीजन है? या इतना सिंपल सा रीजन था। इनफैक्ट सहवाग से जुड़ी एक और स्टोरी ये भी है भाई, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी स्टोरी में एक बहुत बड़ा नाम गैरी कर्स्टन का भी होने वाला है, जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस दैट इंडियन क्रिकेट हैज एवर सीन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टैक्टिकल ब्रिलियंस, बट जो मैन मैनेजमेंट थी, वो टीम आज तक गैरी कर्स्टन को रिस्पेक्ट करती है। आज तक गैरी कर्स्टन जब उस टाइम पे टीम मीटिंग्स रखा करते थे तो सहवाग कहते थे आधे घंटे की टीम मीटिंग होनी चाहिए, आधे घंटे से 1 मिनट और ऊपर ही तो मैं चला जाऊंगा। सहवाग भाई पूरा एकदम मुंह पे एकदम जो बोलना होता वो करते थे। एक और स्टोरी क्या थी, अश्विन उस टाइम पे नए प्लेयर थे एंड वो साउथ के थे, एंड इंडिया के कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि साउथ में नहीं होने वाले थे, नॉर्थ साइड पे ज़्यादा थे। तो सहवाग बोलते थे कि हम सब लोग क्या करते थे, ऐसे ही अश्विन नया प्लेयर था, तो अश्विन, हम लोग की पहले से आपस में दोस्ती बनी हुई है, अश्विन एक नया बंदा आया है, तो अश्विन यूजुअली यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा हैंग आउट करता था। तो सहवाग और अश्विन बैठे हुए थे। अश्विन बताता है कि अचानक से जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो सब लोग मेरे से आके बात करने लग गए, सारे सीनियर्स वगैरह। मुझे लगा यार वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, मेरे को टीम में शायद खिलाएंगे, करेंगे, वो करेंगे। कहता था उसका पता चलता था कि बात करने के लिए आ रहे हो, फिर टिकट मांगते थे अपने फैमिली के लिए कि भाई एक्स्ट्रा टिकट्स हैं तो दे दो यार, क्योंकि तेरा तो कोई आने नहीं वाला ऊपर नॉर्थ में देखने के लिए। तो ऐसे कई सारी फन स्टोरीज हैं। इनफैक्ट अश्विन ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, एंड देन वील मूव ऑन टू द मैचेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सचिन और विराट की भी लेगेसी हमें थोड़ी दिखती है, एंड उस टाइम के एरा और इस टाइम के एरा में जो प्रॉब्लम्स है वो भी दिखते हैं। अश्विन ने कहा था उस वर्ल्ड कप में जाते हुए, बिल्डिंग अप टू द वर्ल्ड कप एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लास्ट मैच तक, हम लोग जब भी किसी होटल में जाते थे, एयरपोर्ट पे जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, हर कोई बंदा जो हमें देखता था ना, वो एक स्माइल के साथ देखता था, और उनके मतलब वो बिना बात करे दिखता था कि वो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत जाए। और ये चीज़ अभी उसने, अश्विन ने बोली थी अपनी, आई थिंक कुट्टी स्टोरीज में बोली थी, जस्ट बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप। एंड अश्विन देन सेज कि आज के टाइम पे क्या है, हम जब भी लोगों को देखते हैं एयरपोर्ट पे कहीं पे भी, हमें पता होता है कि ये 10 में से 2-3 लोग ही वो हैं जो हमें एक्चुअली में क्रिटिसाइज करते हैं हमारे पीठ पीछे, वो स्माइल नहीं कर रहे होते। सोशल मीडिया के वजह से ना हर किसी की लेगेसी टेंट हुई है। सचिन तेंदुलकर के करियर का एक ये ड्रॉबैक है कि वो सोशल मीडिया के एरा में नहीं थे, वरना परहैप्स उनकी पॉपुलैरिटी आज के टाइम पे 10x होती। बट एक पता ये ब्लेसिंग भी है कि वो सोशल मीडिया पे के एरा में नहीं थे ना, तो उनकी लेगेसी अनटच्ड है। यू कैन जस्ट सी कि महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी पे कितने सवाल उठते हैं आजकल, क्योंकि वो अभी तक रेलेवेंट है, ही स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर एकदम डिटैच्ड है सोशल मीडिया से, क्रिकेट से डिटैच्ड है, क्रिकेट से डिटैच्ड, एंड दैट इज व्हाई कोई मतलब हार्डली कोई बात करता है आजकल उनकी, एंड वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। जब करता तो अच्छी करता है। जो जिनको गाली देनी होती है वो वही है कि मुझे रोहित या विराट को ऊपर दिखाना है उनसे, तो मैं क्या बेंड करके करता हूँ। बट वो सबके दिलों में एक वो अंडरस्टैंडिंग है, वो गॉड फिगर है, बाकी जितना भी पास आना चाहे आ जाए, बट दैट गाय इज अनटच्ड एट द टॉप। विद दिस, ये जो फेयरटेल बिगनिंग थी, ये हमारी और आगे बढ़ती है, क्योंकि जो हमारे पहले 2 वार्म अप मैचेस थे वो इंडिया बड़े अच्छे से जीतती है। पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, बहुत तुड़ाई करते हैं, धोनी ने 100 मार दी वही आके, ठीक है। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से था, और ये भी मुझे स्पेसिफिकली याद है, मैंने मैच पूरा लाइव देखा था उस टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे जीत रही थी आराम से, इंडिया का टोटल कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, 210 2030 ऐसे, 2030 करो 230 ऐसे के आसपास था।
और फिर पीयूष चावला जिन्होंने आज तक इंडिया में कोई ओडीआई नहीं खेला था, उनको धोनी लाते हैं और उन्होंने 4 विकेट ले लिए थिंग्स आर कमिंग टुगेदर और इंडिया जीत गई। तो जो भी सवाल थे ना स्क्वाड के ऊपर, वो वार्म अप मैचेस में ऑलमोस्ट सारे आंसर हो चुके थे। बाकी सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट अच्छा खेल ही रहे थे। सिर्फ एक प्लेयर था जिसने वार्म अप में भी परफॉर्म नहीं करा था, बड़े प्लेयर ने, वो था युवराज सिंह। वार्म अप मैचेस में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था। लिटरली वो जो गोल्डन पैच आया ना, वो वर्ल्ड कप के पहले मैच से आखिरी मैच, वो पूरा वही एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे था। वो कितना भगवान ने डिसाइड कर रखा था पहले से। विद दिस एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम। वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग मैच था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, मीरपुर में हो रहा था ये। आई थिंक मैच तो था ही, बट एक जो चीज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी इस बार, जो ग्रुप्स बने थे, क्योंकि आई थिंक मेनी पीपल माइट नॉट बी फेमिलियर विद दिस, क्योंकि काफी लोगों ने 19 और 23 का वर्ल्ड कप देखा होगा। इस टाइम पे जो फॉर्मेट था वो ग्रुप्स अलग अलग बटे हुए थे। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी था, जिसमें 7-7 टीमें थी। 7 या 6 थी? 7 थी, 14 टीम्स थी टोटल। अच्छा, ठीक। एंड जो टॉप 4 टीम्स थी हर में से, वो क्वालिफाई करने वाली थी। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे। ये मेरा मेन ऑब्जर्वेशन था। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान को सेम में ही रख दो ताकि पहली मैच हो जाए। इंग्लैंड भी अलग ग्रुप में थे। ऑस्ट्रेलिया, मैं वही कहना था, ग्रुप्स काफी अच्छे से डिवाइडेड थे। इंडिया के ग्रुप में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड और नेदरलैंड्स थे। और जो दूसरा ग्रुप था उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, कनाडा और केनिया थे। सो दोनों टीम्स काफी अच्छे से डिवाइडेड है। सब में टॉप टीम्स है काफी अच्छी अच्छी। सो प्रॉब्ली दिस इज समथिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इट, कि आईसीसी ने या बीसीसीआई ने कुछ फोर्स नहीं डाला कि इंडिया पाकिस्तान को सेम में कर दो ताकि पहली मैच हो जाए। उस टाइम पे वही था ना, वो बिजनेस वाला एस्पेक्ट इतना बड़ा नहीं था। क्रिकेट को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। या प्लस आई थिंक इट वाज अ शॉर्ट थिंग कि पाकिस्तान आगे जाने वाली है। हाँ, उस टाइम पे पाकिस्तान भी मतलब थी भाई, बेटर टीम थी उस टाइम। हाँ। तो इसी के साथ जो हमारा पहला मैच होता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, इस मैच से पहले सहवाग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं, एक इंटरव्यू में बोल देते हैं कि भाई ये बांग्लादेश ने हमें 2007 में हराया था ना, अब ये रिवेंज वाला मैच है और मैं तो धो दूंगा इनको, ठीक है। और उस टाइम पे बांग्लादेश के जो फैंस थे और जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी। ये कैसे बोल दिया, अभी पिटे हैं 2007 में, इनकी हिम्मत कैसे हुई। अब सहवाग के दिल में वो बात थी कि भाई एक बार जीत गया गलती से, अभी इनको दिखाता हूँ क्या करना है। मैच था भी बांग्लादेश में, ढाका में, तो फैंस और राइल्ड अप पूरा। अब भाई सहवाग ने जो बोला वो तो उन्होंने खुद तो करा ही, बट इंडियन टीम ने भी जो धोया है उस मैच में। क्योंकि नाउ व्हाट हैपेंस इज, कितने रन बनते हैं? 370 कुछ बनते हैं इंडिया। 370 पे 4 विकेट। सहवाग ने कितने रन मारे थे? 175। उस मैच में ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि ये 200 बन सकता है एंड सचिन का रिकॉर्ड टूट सकता है। बिकॉज जब सहवाग आउट होते, आई थिंक 4-5 ओवर तब भी बचे हुए थे। हाँ, बचे हुए थे। जिस स्पेस पे वो खेले थे, आराम से 200 वो अपनी मार सकते थे। Yeah. इनिशियली क्या होता है, इस वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड दिखेगा आपको काफी सारे मैचेस तक, फिर वो ब्रेक हो गया था। सहवाग पहली बॉल पे चौका मार रहे थे। इस मैच का इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ऑन द राइज बॉल पे कवर ड्राइव आई थी कवर्स के थ्रू एंड चौका गया था। ये पहली बॉल थी वर्ल्ड कप की, उस पर सहवाग ने चौका मारा था। सचिन तेंदुलकर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनको रनआउट करवा देते हैं। बॉल वॉचिंग कर रहे थे, बॉल वॉचिंग कर रहे थे एंड सचिन बेचारे रनआउट हो जाते हैं सहवाग की गलती से। एंड सचिन कहते हैं कि मैं उस टाइम पे तो था कि यार क्या कर दिया ये वीरू, तूने क्या कर दिया। बट जब वो फिर अल्टीमेटली 170 मार के आए तो मैं बड़ा खुश था कि भाई चलो टीम का अच्छा हो गया। एंड उसी के साथ साथ उस टाइम पर आई थिंक गौतम गंभीर नंबर 3 पे आए थे। उन्होंने कितने रन मारे थे? 39। ही गॉट आउट थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली जैसे प्लेयर्स बाद में आए थे थोड़ा सा। विराट कोहली नंबर 4 पे आ गए थे, जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं थी। नंबर 3 पे वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्योंकि आप 3 ओपनर्स के साथ जा रहे हो, आपको तीनों को टीम में खिलाना है, तो नंबर 3 आपके टॉप 3 सॉर्टेड है। ये भी भाई जस्ट धोनी थिंग्स, आई थिंक धोनी थिंग्स प्लस जो हमने 19 वाली वर्ल्ड कप की वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो का आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसको भी चेकआउट करें। कुछ सिमिलैरिटीज आपको इस चीज में दिखेंगी कि मिडिल ऑर्डर में काफी शफलिंग थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अब उसको एक्सप्लेन हम लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं आगे जाके, बट जो विराट कोहली की पोजीशन है ये प्रेफर्ड पोजीशन थी। बट विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी एंड यूसुफ पठान, ये जो मिडिल ऑर्डर में 4 प्लेयर्स आ रहे थे, इन सबकी पोजीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप शफल होती रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा आगे जाकर। बट विराट कोहली का डेब्यू मैच वर्ल्ड कप का, आज के जनरेशन के ग्रेटेस्ट बैट्समैन आती 100 भाई, वो भी मतलब, एंड ये दिस ऑल्सो बिकेम अ ट्रेंड। 2015 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पहले मैच में 100 मारी थी अपनी। अच्छा, ओके। आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, या फिर परहैप्स पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप था, बट ये था कि उनका ट्रेंड बन गया था कि पहले मैच में 100 मार रहे थे। 23 में मारते रह गए थे। 23 में मारते रह गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट।
इसी के चलते हुए इंडिया ने जो टारगेट खड़ा करा सो करा, युवराज सिंह की बैटिंग नहीं आती है इसमें, यूसुफ पठान को ऊपर भेज दिया जाता है क्योंकि आखिरी में 3-4 ओवर आई थिंक बचे हुए थे तब यूसुफ पठान बैटिंग करने के लिए आए थे, इनफैक्ट वही लास्ट बॉल पे आउट भी हो जाते हैं। बट जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आती है, इट वॉज अगेन सच अ वन साइडेड अफेयर। आई थिंक बहुत अंडररेटेड एक प्लेयर रहेंगे थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप हु वाज मुनाफ पटेल। इवन जहीर खान तो मतलब चलो आई थिंक इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट ही वाज आवर मेन बॉलर, बट मुनाफ पटेल ने इधर उधर आके जो विकेट लिए, पहले मैच में 4 विकेट ले लिए भाई। हाँ। और वन साइडेड पूरा गेम बना दिया। सो आई थिंक वहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे अनसंग हीरोज होते हैं ना, जिस टीम में इतने सारे लेजेंड्स होते हैं, नेचुरली वहां पे कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको उतना रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली बिग नेम्स नहीं है। तो पर उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। तो उनका भी वही था, वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही वो एकदम से कुछ थोड़ा टाइम खेले और गायब ही हो गए इंडियन टीम। या वो भगवान ने 2-3 प्लेयर्स के लिए डिसाइड कर रखा था कि इनका पीक आएगा इस वर्ल्ड कप के दौरान, इंडिया को जिताएंगे, फिर इनका काम खत्म हो जाएगा। विद दिस आई थिंक युवराज सिंह, यूसुफ पठान ने भी थोड़ी बॉलिंग करी थी उस टाइम पे। इंडिया कंफर्टेबली जीतती है और अपने नेक्स्ट मैच में उतरती है, जो कि इनका पहला होम गेम होने वाला था इस वर्ल्ड कप का, चिन्नास्वामी में, बेंगलुरु में, इंग्लैंड के अगेंस्ट। और यहाँ पे हमें सचिन अपने फुल फ्लो में आते हुए दिखते हैं, बिकॉज दिस गेम द वे सचिन बैटेड, मुझे अभी तक एक शॉट याद है, पॉल कॉलिंगवुड उस टाइम पे एक प्लेयर हुआ करते थे, बैट्समैन थे वो, कभी कभी उससे स्लो मीडियम बॉल डालते थे। सचिन तेंदुलकर ने खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पंच करके छक्का मारा था। वो शॉट मुझे इनिंग्स का अभी तक याद है। जो बैटिंग उन्होंने करी है उसके अराउंड जिस तरीके से टीम इंडिया ने बिल्डअप करा है, आई थिंक इसमें तो बहुत देर तक 35-40 ओवर तक विकेट ही नहीं गिरे थे। काफी लंबा गया था। नहीं, वो तो अपने सहवाग तो जल्दी आउट हो गए थे। सचिन लंबा खेले थे, फिर गंभीर ने आके पार्टनरशिप वही आई थिंक हार्डली 2-3 विकेट गिरे थे, बहुत विकेट बचे थे आखिरी के 10 ओवर के लिए। टू द पॉइंट कि इंडिया के पास इतना ज्यादा अभी विकेट्स रिजर्व में थे कि एंड में आते आते मुझे लिटरली याद है इस गेम में आखिरी के 5 ओवर में हर कोई जो आ रहा था पहली बॉल से छक्का मारने का ट्राई कर रहा था, इसी में इंडिया ऑल आउट हो गई थी एंड आते आते। विराट कोहली एंड एवरीबडी एल्स वो आके था कि हिट आउट करना है बस। आई थिंक इसीलिए विराट कोहली नीचे बैटिंग करने भी आया। हाँ, नंबर 7 पे बैटिंग करने आए थे इस मैच। क्या स्कोर कार्ड था बाकी मैं यही बोलने वाला हूँ, क्योंकि 338 तो बनाए थे, ऑल आउट हो गए थे, बट यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो श्रीशांत को बाहर कर दिया गया था इस मैच के अंदर, एंड पीयूष चावला अंदर आ गए थे। एंड परहैप्स मैंने काफी ट्राई करा रिसर्च करने का कि श्रीशांत को या कुछ इंजरी हो गई थी या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे मिला नहीं एग्जैक्टली कुछ इस पे। Perhaps the only reason could be कि इससे पिछले मैच में he was quite expensive। नहीं, वो रीजन भी नहीं है, इंग्लैंड आई है ना खेलने के लिए, तो स्पिन खेलने प्रॉब्लम, लेग स्पिनर्स को खेलने प्रॉब्लम। अच्छा, टैक्टिकल डिसीजन था। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, धोनी ने जो करा सही करा। प्लस आई थिंक एक जो चीज धोनी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि उसने चेंजेस करे, बट कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करा। कॉम्पोजिशन ओनली गॉट बेटर। यार 19 वर्ल्ड कप में था कि पहले 8 बैटर से शुरू हो रहा है, पहले 6 बैटर से शुरू हो रहा है, एंड आते आते 8 बैटर तक पहुंचे। एक आदमी ने हमारे उस वीडियो पे कमेंट करा था और कहा था कि यू शुड डू योर रिसर्च वेल। 2011 वर्ल्ड कप में भी ये चीजें हुई थी। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करना ये है कि वहां पे टीम कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, या तो चीज बेटर हो रही है या फिर जिस चीज पे धोनी ने स्टिक करा था फर्स्ट मैच से उस पे स्टिक करा है। एंड कॉम्पोजिशन चेंज ना होना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉम्पोजिशन ही आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करता है कि आपका टीम का गेम स्टाइल कैसे होने वाला है। जब तक वो कांस्टेंट है आप थोड़े बहुत शफलिंग कर सकते हो, बट अगर आप शफलिंग के चक्कर में कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी को ही चेंज कर दे रहे हो तो पूरी टीम का गेम स्टाइल ही बदल जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि सहवाग इस मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर जो इनिंग्स खेलते हैं, आई थिंक इट वाज वन फॉर द एजेस, 120 रन बनाते हैं वो। दिस वाज हिज 5th 100 in the ODI World Cup and 98th ODI 100 ODI कह रहा हूँ करियर 100। ओह, 2 बची, 2 रह गई थी इसके बाद। या गंभीर आके अच्छी पारी खेलते हैं, हाफ सेंचुरी मारते हैं। उसके बाद युवराज सिंह आते हैं एंड युवराज सिंह कम्स इन द 29th ओवर। जो लोग यूजुअली सोचेंगे कि विराट कोहली क्यों नहीं है यहाँ पे, आई वुड से कि ये ट्रेंड है यहाँ पे जो मैंने नोटिस करा, एंड यू कैन टेल कि तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें। विराट कोहली तभी नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं जब देयर आर लॉट ऑफ ओवर्स लेफ्ट। जब आखिरी के 20-20 ओवर बचे होंगे तब विराट कोहली नंबर 4 पे बैटिंग करने नहीं आएंगे। एंड नोटिस हाउ यूसुफ पठान इज दैट गाय जो कि मोस्टली लास्ट के 10 ओवर के आसपास ही आते हैं। एक्सप्लेन करूँ इस चीज को? हाँ। मैं थोड़ा वेट करने वाला था एक्चुअली इसके लिए, बट क्योंकि ये टैक्टिकल पॉइंट है इसलिए बताता हूँ। युवराज सिंह से पहले रिलेटेड एक स्टोरी है। युवराज सिंह इस मैच के पहले खून की उल्टियाँ कर रहे थे और उन्होंने जहीर खान को कहा था कि मैं शायद ये मैच नहीं खेल पाऊंगा, और जहीर खान ने कहा था कि तू बस एक बार बैटिंग करने निकल जा, फिर तू अपने आप ठीक हो जाएगा। और यही वो मैच है जहां से युवराज सिंह का टर्न अराउंड शुरू हुआ।
इस मैच में उन्होंने 50 मारी है, इसके बाद से उन्होंने पलट के नहीं देखा। पहले मैच उन्हें कुछ करने को मिला नहीं था। जहीर खान के उन वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट के चक्कर में युवराज ने मैच खेला, वरना शायद वो मैच खेलती भी नहीं। और यहाँ पे जो परफॉर्म करा है, इसकी वजह से फिर इंडिया आगे जाके जीती है। एज फार एज दैट पॉइंट इज कंसर्न, विराट कोहली वाला, विराट कोहली इन दिस वर्ल्ड कप एक एडेड लग्जरी थे। विराट कोहली टीम का ओरिजिनल हिस्सा नहीं थे। विराट कोहली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज 22 आई थिंक, 22-23। ही वाज नॉट द मेन प्लेयर इन द टीम। विराट कोहली एक्चुअली में नंबर 3 के खिलाड़ी हैं। 3 ओपनर्स आप खिला रहे हो, नंबर 4 पे युवराज सिंह की प्रेफर्ड पोजीशन है, पूरे करियर उन्होंने खेला है। रायना जैसे प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में आना चाहते हैं, यूसुफ पठान जैसे लोग खेलना चाहते हैं, तो क्या धोनी नंबर 8 पे तो बैटिंग करेगा नहीं, तो धोनी को भी ऊपर बैटिंग करनी है। विराट कोहली वॉज अ फ्लोटर इन दिस टीम। कंप्लीटली सिचुएशनल प्ले पे विराट कोहली को ऊपर नीचे बैटिंग कराई जा रही थी। अब बताओ, उस टाइम में मीडिया में भी काफी लोगों ने क्वेश्चन करा था कि क्या विराट कोहली जैसे यंगस्टर को एग्जैक्टली टीम में खिलाने की जरूरत है। स्क्वाड में तो ले लिया, समझ में आता है, एक्सपीरियंस देना है, बट आप ऑलरेडी टीम के अंदर 3 ओपनिंग खिला रहे हो। अपने सचिन है, सहवाग है, गौतम गंभीर है, फिर मिडिल ऑर्डर में आपको रायना, यूसुफ, अपने आप को धोनी हिमसेल्फ, युवराज, सबको एडजस्ट करना है। तो इसके बीच में विराट कोहली एक नंबर 3 के बैटर है, वो कहाँ से आते हैं इक्वेशन में? विच इज वाई विराट कोहली वॉज एक्चुअली अ फ्लोटर, एक लग्जरी थे टीम के अंदर। एंड ये लग्जरी क्यों अफोर्ड कर सकते थे धोनी उस टाइम पे? विजनरी मूव तो है ही, बट क्योंकि एक एडिशनल बैटर खिलाने के चक्कर में उनके बॉलिंग ऑप्शंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, फिर भी 8 बॉलिंग ऑप्शंस थे उनके पास। प्लस आई थिंक ये अच्छा भी एक तरीके से, क्योंकि विराट कोहली इज दैट गाय जो कि इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं। सो इफ इट कम्स टू दैट सिचुएशन की जल्दी विकेट गिर गए, जो कि हम आगे देखेंगे कि 1-2 मैचेस में ऐसा हुआ था जहां पे विराट कोहली की बैटिंग बहुत ही जल्दी आ गई, तो ही इज द परफेक्ट गाय, देन वहां पे वो कर सकता है। एंड इशू वही है, यू कैन नॉट इमेजिन कि आप यशस्वी जायसवाल को 2023 से वर्ल्ड कप में एज अ फ्लोटर खिला दोगे, क्योंकि फिर वो बॉलिंग ऑप्शंस कम हो जाएंगे। 2019 वर्ल्ड कप में भी यही प्रॉब्लम थी। अगर आप अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपके बॉलर्स कम हो जाएंगे, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करोगे तो बैटर्स कम हो जाएंगे, आपकी टीम का टेम्पलेट ही चेंज हो जा रहा था। पूरे पिछले 10 साल में हमने कहाँ ऐसा देखा कि हमारे ऊपर के जो 4 बैट्समैन उसमें कोई एक भी बॉल डालता हो? यहाँ पे दोनों ओपनर्स बॉलिंग कर रहे थे। तो वो लग्जरी जो थी ना कि लोग दोनों स्किल जानते थे करना, उसके चक्कर में विराट कोहली को एडजस्ट करना आसान हो गया था। एंड उनके आने से टीम का कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था। ये सोने पे सुहागा वाली बात है। बट कमिंग बैक टू द मैच, जो 338 रन बनाए इंडिया ने, इट वॉज अ गुड टोटल। बट इंग्लैंड भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी टीम थी। एंड जैसा मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर वॉज दैट गाय जिसने सेंचुरी मारी थी। एंड्रयू स्ट्रॉस जो कि इंग्लैंड के ओपनर थे, उन्होंने 158 मार दिए भाई। करेक्ट। एंड गेम काफ़ी हद तक इंग्लैंड के हाथों में आ गया था। बट उस टाइम पे इट वॉज गाइज लाइक मुनाफ पटेल, पीयूष चावला एंड जहीर खान जो उन्होंने विकेटें निकाली। जहीर खान ने 3 विकेट लिए थे उस मैच में। इनफैक्ट मुझे याद है इस मैच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से जो इंडिया का उस टाइम पे था ना कि हम डीआरएस को क्यों नहीं रखते, बहुत टाइम तक था ये सौरव गांगुली परहैप्स के एरा, जब उन्होंने एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट टेक ओवर करा, उसके आसपास इंडिया का वो स्टांस एकदम चेंज हुआ है कि चलो हम अब रखा करेंगे कोहली की कैप्टनसी के अंडर। उससे पहले जो कई लोग कहते हैं ना कि बीसीसीआई जानबूझ के डीआरएस नहीं रखती, ये नहीं रखती, वो नहीं रखती, बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हमेशा से थे क्योंकि टेक्निकल एरर्स बहुत थे। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, युवराज सिंह बॉलिंग कर रहे थे एंड इयान बेल इस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे, ठीक है। युवराज सिंह बॉलिंग डालते हैं, स्टेप आउट करके इयान बेल कुछ खेलने का ट्राई करते हैं, पैड पे लग जाती है बॉल, अंपायर नॉट आउट देता है, डीआरएस ले लिया जाता है। भाई धोनी कहता है हम डीआरएस लेके चेक करेंगे। जब डीआरएस निकल के आता है, बॉल सही जगह पे पिच कर रही है, इम्पैक्ट विकेट्स के सामने है, विकेट्स पे बॉल हिट भी कर रही है, फिर भी नॉट आउट है। क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे एक्यूरेसी इतनी कम हुआ करती थी कि एक वो था, रूल बना दिया था कि अगर जिस टाइम पे बॉल पैड पे हिट कर रही है, वो अगर जो इम्पैक्ट पॉइंट है वो क्रीज से 2.5 मीटर के आगे है, तो हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो 2.5 मीटर पीछे जाके ट्रैजेक्टरी क्या होगी। अब वो नॉट आउट दे देगा था इस चक्कर में, जबकि सब चीजें हिट कर रही थी। अब बहुत गुस्सा हुई थी उस टाइम पे इंडियन टीम में भी। तो यही चक्कर थे कि जब तक आप एकदम वो क्या कहते हैं एरर्स को कम करके एक्यूरेसी नहीं ला सकते, आपको क्या जरूरत है डीआरएस लेने की? शोर जब चीज है ही नहीं तो फालतू में आपको क्यों चीज दिखाने की जरूरत है? कॉम्बिनेशन क्यों लगा रखे? हाँ। तो ये हार्ड डन फील कर रही थी टीम उस टाइम। बट एज आई सेड कि इंग्लैंड काफी अच्छा खेली उस मैच में, इंडिया ने काफी रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करा, बट अल्टीमेटली ये मैच ड्रॉ हो जाता है। टाई होता है, ड्रॉ नहीं होता, टाई हो जाता है, विच वॉज ओनली द 4th टाई इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री उस टाइम पे। एंड इंग्लैंड को आखिरी के 10 ओवर में
सिर्फ 67 रन चाहिए थे, सिर्फ क्या, चलो उस टाइम के हिसाब से बहुत है ये भी, बट 8 विकेट हाथ में थे। वहां से इन लोगों ने कम बैक करा है, और जहीर खान ने वो जो 3 विकेट निकाले हैं सेकंड स्पेल में अपने, दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनदर कैरेक्टर आर्क जहां पे जहीर खान ने अपनी नकल बॉल को अनलीश किया था। इससे पहले बहुत रूमर्स थे कि वो वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन में एक नई बॉल को नेट्स में ट्राई कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं था क्या होने वाली है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब जहीर खान ने वो नकल बॉल डाल के विकेट लेके दिखाए थे पूरी दुनिया को कि ये भी एक नई बॉल है जो मैंने इन्वेंट करके निकाली है। यहाँ से हमें वो दिखना शुरू हुआ था। बट एज यू सेड, ये मैच टाई हो जाता है, एंड जो ये फेरी टेल बिगनिंग थी उसका एंड आते आते थोड़ा सा था कि भाई जाग जाओ, एकदम हल्के में नहीं लेना। आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब गिवन ही है कि वर्ल्ड कप हमें बना इट्स गुड दैट ये शॉकर स्टार्टिंग में आ गया। इनफैक्ट इस साउथ अफ्रीका वाला मैच भी जो आएगा ना, उसकी हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे, बिकॉज यहाँ से हम लोग अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हमारे जो टीम के सुपर हीरोज थे ना, वो निकल के हमें दिखने शुरू होते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहला मैच जिसकी हम बात करेंगे विच वॉज इंडिया वर्सेस आयरलैंड। यहाँ पे हमें टीम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, जो टीम होती है उसी टीम को खिलाया जाता है। एंड यहाँ पे आयरलैंड की पहले बैटिंग आती है, एंड आयरलैंड ये वो टीम इतनी इजी टीम नहीं थी, ये वही टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया था। केविन ओब्रायन ने 51 बॉल्स पे आई थिंक 100 मारी थी, उस टाइम की फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100 थी ये। तो इस टीम में काफी पोटेंशियल था, एंड उस टीम के अगेंस्ट इंडिया खेलने आई थी। इट वाज नॉट अ वेरी इजी गेम, बट एक प्लेयर था जिसने करके दिखाया सब कुछ करा, एंड उसकी डिस्कस करेंगे। बट आयरलैंड को ये लोग 207 रन पे ऑल आउट करते हैं। एंड यहाँ पे जो मेन हीरो था इट वाज युवराज सिंह, जिन्होंने 5 विकेट लिए। जहीर खान ने भी 3 विकेट लिए ऑब्वियसली, बट युवराज सिंह विद अ फाइफर, जिनको हम लोग टूर्नामेंट के अंदर एज अ पार्ट टाइम बॉलर लेके आए थे। उनकी जो मेन ऑलराउंडर वाली कैरेक्टर आर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो 5 विकेट ले लेते हैं एंड ही बिकम्स द स्टार ऑफ द मैच। जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो वो भी वो पूरे टोटल को काफ़ी आराम से चेस कर लेती है। ऑल्दो इनिशियली काफ़ी शॉक्स थे जहाँ पे सहवाग और सचिन तेंदुलकर उतने ज़्यादा रन नहीं बना पाए, बट नोटिस हाउ इवन गंभीर डिड नॉट परफॉर्म इन दिस मैच। 5वें ओवर में नंबर 4 की बैटिंग आई थी, एंड दैट इज वाई विराट कोहली आए थे इस बार बैटिंग करने। ऐसी सिचुएशंस के लिए विराट कोहली वॉज द गाय। अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर गए तो विराट कोहली आपको बिल्ड करके दे सकते हैं वहां तक, एंड दैट इज वाई उनकी इंपॉर्टेंस थी टीम के अंदर, इस टीम के अंदर भी। बट उसके बाद युवराज सिंह आते हैं जो कि 50 मारते हैं, नॉट आउट रहते हैं, एंड उस टाइम पे ही बिकेम द फर्स्ट गाय जिन्होंने एक ही मैच के अंदर वर्ल्ड कप में फाइफर भी लिया हो और 50 रन भी मारे। एंड दिस वाज द फर्स्ट गेम जहां पे युवराज सिंह ने 10 ओवर डाले थे। इससे पहले वाले 2 मैचेस में युवराज सिंह ने 10 ओवर नहीं डाले पूरे, मतलब 8-9 भी नहीं डाले थे। जब आपको दिखा कि बंदा विकेट ले रहा है, ऑलराउंडर बन सकता है, पूरे कोटा ऑफ ओवर्स देने शुरू कर दिए। ये इस मैच से युवराज सिंह बिकेम अ प्रॉपर ऑलराउंडर ऑफ सॉर्ट्स, व्हिच इज अगेन अ स्मार्ट थिंग फ्रॉम एमएस धोनी। जैसे उनको लगा कि हाँ यार ये बंदा वापस आ रहा है अपने फॉर्म के अंदर, कायदे की चीज़ यही होगी, लॉजिकल चीज़ होगी कि इनको आप पूरे बॉलिंग दे दो। यहाँ पे धोनी का भी थोड़ा कैमियो रहता है, बट आई वुड से यूसुफ पठान वाज अनदर गाय जिन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। 30 रन पर नॉट आउट रहते हैं वो, एंड प्रॉबेबली आगे जाके आपको पता चलेगा कि दिस वॉज प्रॉब्ली दी ओनली मैच जहाँ पे ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। ये बहुत एक पिवटल पॉइंट आएगा, अभी इसकी डिस्कशन लोग करेंगे साउथ अफ्रीका वाले मैच में। युवराज सिंह कहते हैं, जस्ट टू सम अप दिस गेम, कि इस मैच के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ था। ओके, इंग्लैंड वाले मैच से थोड़ी स्पार्क दी थी, बट जो होता है ना मेंटालिटी शिफ्ट कंप्लीटली, कि अब मुझे पता है मेरा टाइम आ गया, अब वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो इस मैच से आया था। विच इज वाई दिस मैच ऑल्दो ऑन पेपर थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट इंडियन टीम के जीतने के लिए बहुत क्रूशियल था ये मैच। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच पे, एंड ये मैच आई वुड आस्क यू क्वेश्चंस यहाँ पे, क्योंकि ये मैच प्रॉब्ली इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में मुझे ये लगा कि ये थोड़ा स्ट्रेंज मैच था, एंड यहाँ पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी अजीब थी। ऑल्दो सबसे इजी मैच था ये, तभी मैं कहने वाला था शायद पॉसिबल इट कुड बी दैट एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पे हमें चेंज देखने को ये मिलता है कि मुनाफ पटेल जो कि अभी तक काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, उन्हें बाहर करा जाता है, एंड आशीष नेहरा वापस आते हैं। एंड इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये है, एमएस धोनी ने ये चीज़ बोली थी कि आशीष नेहरा अगर आप देखो तो पिछले 3-4 साल से ही हैज बीन वन ऑफ द मेन बॉलर्स, एंड सो चलते स्टार्टिंग में ही वॉज नॉट दैट फिट मैच के लिए। अभी वो फिट हो चुके हैं, तो इट इज द परफेक्ट टाइम कि आप उन्हें लेके आओ, एंड दैट इज वाई यहाँ पे देयर आर नो क्वेश्चन। अगर आपको मेन बॉलर रहा है तो आप उनको ट्रस्ट करोगे ही। बट वही है ना कि मुनाफ पटेल अगर चल रहे हैं तो उनको क्यों हटाया, ये चीज। दिस इज दैट एलिमेंट जहाँ पे धोनी जो कर रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर बार, जो चीज चल रही है उसको आप क्यों चेंज कर रहे हो, बट ये धोनी ही कर सकता है। एंड नोटिस हाउ अभी भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, हाँ सेम कॉम्पोजिशन ही है, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं एग्जैक्टली में। अब यहाँ पर नेदरलैंड्स की पहले बैटिंग आती है, एंड सिंस वी सेड कि ये काफ़ी इजी मैच था कंपैरेटिवली एटलीस्ट,
तो 189 पे उनको ऑल आउट कर दिया जाता है। यहाँ पे जहीर खान वापस 3 विकेट लेते हैं एंड युवराज सिंह अगेन यहाँ पे अपनी ऑलराउंडर वाली स्ट्रीक कंटिन्यू रखते हैं और 2 विकेट लेते हैं यहाँ पे। 189 पे ऑल आउट होती है। अब इंडिया की स्टार्ट भी बहुत कुछ खास नहीं होती, देयर आर नो बिग स्कोर्स है यहाँ पे। सहवाग 39 पे आउट होते हैं, सचिन तेंदुलकर 27 पे आउट होते हैं। नाउ नंबर 3 पे यूजुअली अभी तक गौतम गंभीर देखने को मिले हैं, यहाँ पे यूसुफ पठान आते हैं, जबकि 7th ओवर में ही बैटिंग आ जाती है। ना विराट कोहली ना गौतम गंभीर, यूसुफ पठान यहाँ पे बैटिंग करने आते हैं एंड नेचुरली जो बाकी ऑर्डर था वो नीचे नीचे शिफ्ट हो जाता है। सो गंभीर नंबर 4 पे आते हैं, विराट कोहली नंबर 5 पे आते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने भी बहुत झंडे गाड़ दिए यहाँ पे, बट यूसुफ पठान जिनको नंबर 3 पे भेजा गया वो भी कुछ नहीं कर पाया। दिस वाज अ टिपिकल वो वाला सिचुएशन था जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इस मैच में आपको जो लोग फॉर्म में नहीं है उनको ऊपर चांस देके उनको फॉर्म में हाँ, मुझे भी लगा कि जब आपके पास टोटल इतना बड़ा नहीं है तो आप ये चीज अफोर्ड कर सकते थे। ऑल्दो वंस अगेन दिस इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड हाँ कि आप पूरा बैटिंग ऑर्डर बीच में, अभी आप इंग्लैंड से एक मैच टाई करके आ रहे हो तो वंस अगेन ये मैं मानता हूँ ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, ये धोनी नहीं करा। हाँ एंड भाई मतलब इन हाइंडसाइट यू कैन से दिस, क्योंकि अगर ये चीज पुल ऑफ नहीं हो पाती तो आप इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। और वही तो डुअलिटी ऑफ लाइफ है भाई। धोनी ने ये सब करा, इंडिया जीत गई, तो अभी हम तारीफ कर रहे हैं। 19 वर्ल्ड के सेमीफाइनल में धोनी ने कहा मुझे नीचे बैटिंग करने आना और मैच हार गए, तो सब धोनी को गाली भी देते हैं ना। तो जहां गाली दे रहे हो वहां पे तारीफ करना ही बनता है जब अच्छा काम कर रहा है तो इंसान ने, वही बात है। बट अगेन युवराज सिंह वाज दैट गाय जिन्होंने हमें मैच जिताया। अगेन ही स्कोर्ड 50, ही वाज नॉट आउट। आई थिंक यहाँ से लगातार वो मैचेस आ रहे हैं जहाँ पे विराट कोहली कह रहा हूँ, युवराज सिंह बॉलिंग तो कर ही रहे हैं बट बैटिंग में भी उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो अनमैचेबल है। 2 विकेट लिए थे, जहीर खान ने भी 3 विकेट लिए। वंस अगेन जहीर खान विल बी दैट अनसंग हीरो, हाँ, जिसको मतलब क्योंकि बॉलर है लोग भूल जाते हैं वो हमारे टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। आई थिंक 20+ विकेट। आई थिंक पॉइंट ये भी है ना कि युवराज सिंह ने एकदम से आके इतनी स्पॉटलाइट ले ली बॉलिंग के अंदर भी कि वो जो हमारे मेन बॉलर थे उनसे भी स्पॉटलाइट चली गई। इनफैक्ट ये दोनों मैचेस में लगातार युवराज सिंह ही मैन ऑफ द मैच थे। हाँ, तो वो चल रहा था स्ट्रीक की, भाई बंदा रिदम में पकड़ रहा है अपने आप को। बट यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट मैच पे चलते हैं जो एक छोटा सा हिकअप आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये मैच हुआ था नागपुर में एंड यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलता है। मुनाफ पटेल जो कि पिछले मैच में बाहर हुए थे फॉर आशीष नेहरा, इस मैच के अंदर वो वापस आ जाते हैं फॉर पीयूष चावला। क्या इसका एग्जैक्टली कुछ एक्सप्लेनेशन है? हाँ, पिच वाला, पिच एंड ऑपोजिशन। एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे। जब आप स्पिनर को एक पेसर से रिप्लेस कर रहे हो ना तो फिर वो कंफ्यूजन से नहीं आ रहा है, फिर वो टैक्टिकली आ रहा है। जब आप आशीष नेहरा को मुनाफ पटेल से रिप्लेस कर रहे हो तो वो सवाल आता है। यहाँ पे तो इट वॉज टोटली अ टैक्टिकल डिसीजन, तो इसमें इशू नहीं है। द मेन टॉक पॉइंट वॉज कि अगर यहाँ पे इंडिया जीत जाती तो क्वार्टर्स में अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेती, पहले ही कंफर्म हो जाता, क्योंकि अभी तक आप 3 मैच जीते थे और एक टाई हुआ था। ये जीतते तो गारंटीड था कि आप टेबल के टॉप 2 में आ रहे हो और टॉप 2 टॉप 4 में आ रहे हो और कंफर्म कर रहे हो अपनी पोजीशन क्वार्टर्स में एक अच्छे इजी ऑपोजिशन के साथ। एंड यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी आपको देखने को मिलेगी, बट डिस्कसिंग द मैच फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वुड से कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी एकदम डिट्टो वाली कॉम्पोजिशन है। और एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट क्या था इस मैच से पहले। पिछले 2 मैच जो कि इंडिया के पूरे कैंपेन के सबसे इजी मैचेस थे, आयरलैंड और नेदरलैंड्स, इसमें हमारे जो टॉप 3 हैं सहवाग, सचिन एंड गंभीर, उन तीनों की एक भी 50 नहीं आई थी। मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह निकल के आए, बट ये हमारे टॉप 3 थे उसका एक भी 50 फॉरगेट 150 भी स्कोर ना करना, परहैप्स दैट वाज अ बिट ऑफ एन इशू। उस इशू को जिस तरीके से सॉल्व करा है इस मैच के अंदर तीनों ने, सहवाग, गंभीर और सचिन ने, वंस अगेन वही दिखाता है आपको कि इस इंडियन टीम में भाई एक तो जो बड़ी ओकेजन हो रही है तो बड़े प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं और प्लस वो लक का भी हाथ है साथ में। एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस जहां पे कुछ सवाल उठना शुरू होता है। बैकिंग दैट स्टेटमेंट विद नंबर्स, सहवाग ने 73 रन्स मारे यहाँ पे, सचिन अगेन सेंचुरी मारता है 99th ओडीआई और आधा ओडीआई का करियर 100 सेना कंट्री 111 रन मारते हैं विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, 101 बॉल पे 111 रन मारते हैं। गंभीर भी आके 69 रन मारते हैं, अगेन यहाँ पे काफी अच्छी थी बैटिंग। नंबर 4 पे यहाँ पे यूसुफ पठान आते हैं, अगेन आई वुड से उस स्टेटमेंट में वापस जाना जो मैंने कही थी, 39th ओवर में उनकी बैटिंग आती है। लास्ट के 10 ओवर के आसपास जब भी बैटिंग आनी होती है तो यूसुफ पठान की आती है, बट दिस वाज इट फॉर हिम। हाँ, इसके बाद से फिर हमें रैना की तरफ देखने को मिलता है, यहाँ पे वो डक पे आउट हो जाते हैं। हाँ। युवराज सिंह आते हैं, वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं एंड जो मेन कंट्रोवर्सी अब यहाँ से स्टार्ट होती है
उसके बाद धोनी आते हैं, वो 12 रन पे नॉट आउट रहते हैं मैच में, बट ही वाज द वन गाय जो कि टिके हुए थे एक एंड से। करेक्ट। वहां पे यूसुफ पठान आउट हो गए, युवराज सिंह आउट हो गए, विराट कोहली आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट विराट कोहली नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं और 7 से लेके 11 तक 5 खिलाड़ी जो थे उनने कुल मिला के 4 रन मारे थे। इंडिया 270 for 2 थी अप्रोक्सीमेटली, 40 ओवर के आसपास जब सचिन आउट हुए थे। तो व्हाट इनिंग्स बाय सचिन फर्स्टली, बट उसके बाद सिर्फ 26 रन और आते हैं और उसमें बचे हुए 8 विकेट गिर जाते हैं। 283 for 5 थी एक टाइम पे इंडिया, और 296 पे ऑल आउट हो जाती है। एंड ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ से 300 पार तो स्कोर बनना ही था। नहीं भाई, 330 350 की बातें हो रही थी उस टाइम पे। 350 भाई जिस तरीके विराट कोहली तो बचा ही है। हाँ, 270 के आसपास आपके बन चुके हैं, 10 ओवर और बचे हैं। अगर आप सिर्फ 70 रन ही और मारोगे तो भी 340 तो ही गए। 8 विकेट बचे हुए थे हाथ में, आराम से 350 इंडिया अचीव कर सकती थी। बट जैसे ही सचिन आउट हुए एकदम से पूरा वो डाउनफॉल शुरू हो गया। इस मैच में आई थिंक स्टेन ने 5 विकेट उनके स्टार थे वहां, एंड उसको सचिन ने उस एरा में टैकल करा था। वंस अगेन शोज किस फॉर्म में थे वो। बट सिंस आई सेड कितना थोड़ा एक लो स्कोर था यहाँ पे, साउथ अफ्रीका इसको इजीली चेस कर लेती है। इजीली नहीं चेस करती भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब इतना कुछ मुश्किल तो नहीं हुई उन्हें चेस करने में। बताता हूँ सही, यहाँ पे मैं कहूंगा कि हमारे बॉलर्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाए साउथ अफ्रीका को। जहीर खान एंड युवराज सिंह जो कि अब तक विकेट लेते आ रहे थे, जहीर खान सिर्फ 1 विकेट लेते हैं, युवराज सिंह नहीं लेते यहाँ पे विकेट। भज्जी ने 3 विकेट लिए। अगेन यहाँ पे एक नया स्टार आया जो कि एकदम से विकेट लेना स्टार्ट कर रहा है। मुनाफ पटेल वापस आते हैं, वो 2 विकेट ले लेते, तो उनका जो स्ट्रीक थी वो भी चलती आ रही है यहाँ पे। बट 300 रन, मतलब अल्टीमेटली 300 for 7 थी साउथ अफ्रीका। सो इट वाज नॉट। कितने विकेट से जीती साउथ अफ्रीका? 3 विकेट से जीती ना फिर। 3 विकेट से या 2 विकेट से? 3 विकेट से। 3 विकेट से जीती है। लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे। अच्छा, ओके। और 3 विकेट बचे हुए थे और आशीष नेहरा बॉलिंग करने के लिए आए थे। उसके बाद रॉबिन पीटरसन उस टाइम के प्लेयर थे, उन्होंने चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर 2 रन लिए, फिर चौका मार दिया। 2 बॉल बची हुई थी और गेम खत्म। ऐसे जीती साउथ अफ्रीका। तो ये क्लोज गेम, मतलब वो इजी गेम नहीं था, ये बहुत ही क्लोज गेम था। बट इंडिया को ये गेम इतना क्लोज लेके जाना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि बैटिंग में कम से कम आप 70-80 रन शॉर्ट थे। मेन बात वो थी। एंड यहाँ पे जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन रादर, वहां पे हमें धोनी की एक एंग्री साइड देखने को मिलती है। उनने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो कि आई थिंक पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। उनने कहा कि मतलब बेसिकली वो हाईलाइट कर रहे थे कि कैसे हमारे रन ज्यादा बनने चाहिए थे। उनने जो फिगर बोला वो 320 था, कि एटलीस्ट 320 यहाँ से रन बनने चाहिए थे। या तो उनने बोला कि यू डोंट प्ले फॉर द क्राउड, यू प्ले फॉर द कंट्री। एंड बेसिकली वो हाईलाइट इस चीज को कर रहे हैं कि क्राउड इतनी ज्यादा हाइप थी, उसके चक्कर में प्लेयर्स भी आते लंबे शॉट्स लगाने का ट्राई कर रहे थे, जिसके चक्कर में जल्दी जल्दी विकेट गिरते गए। काइंड ऑफ व्हाट वी सॉ अगेंस्ट इंग्लैंड आल्सो। या किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई अभी ओवर बचे हुए हैं, थोड़ी लंबी बैटिंग करके लंबा स्कोर करें। उनने चीज एम्फोसाइज करे इस चीज पे कि इन ओडीआई क्रिकेट आपको 50 ओवर खेलने हैं भाई, पूरे 50 ओवर खेलो, फिर देखो कितना टारगेट बन सकता है। उस टाइम पे ये वैसे टर्म्स नहीं थे भाई कि आपको इंटेंट दिखानी है लास्ट के ओवर में भी। उस टाइम पे था कि आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना है। एंड सो यहाँ पे आई थिंक नेचुरली इट वॉज फेयर। अगर वो एक एंड से टिके हुए हैं क्योंकि धोनी नॉट आउट रहे थे और दूसरे एंड से विकेट गिरते जा रहे हैं लगातार, कोई ना कोई आदमी तो वो सोचेंगे ना कि सेंसिबल ओवर आके सोचेगा कि भाई हमें आगे लेके जाना है। 19 सेमीफाइनल रिपीट। हाँ। बट जो मैंने बीच में कहा था ना कि धोनी की जो ऐसे डिसीजंस होते हैं इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन पे एक ही बार सवाल उठा था और वो इस मैच के बाद उठा था, क्योंकि इंडिया हारी थी। और तब लोगों ने कहा था कि भाई ये क्या चल रहा है बैटिंग ऑर्डर का, इतनी शफलिंग क्यों हो रही है। एंड आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीजन था यूसुफ पठान भी, क्योंकि यूसुफ पठान को ऊपर बैटिंग कराने के चक्कर में युवराज सिंह को बहुत नीचे बैटिंग करनी पड़ रही थी। उनका प्रेफर्ड पोजीशन नंबर 4 है, तो कई बार नंबर 6 पर भी बैटिंग करी इस वर्ल्ड कप में अभी तक। और विराट कोहली को एज अ फ्लोटर बहुत खेलना पड़ रहा था। वो यूसुफ पठान का जो चेंज हुआ है इस मैच के बाद से गोइंग इनटू द नॉकआउट्स, उसके चक्कर में ये दोनों इश्यूज फिक्स हो गए। क्योंकि फिर आप रायना को आते हुए देखते हो जो कि नेचुरली ही नीचे बैटिंग करते हैं नंबर 6 के आसपास उस टाइम पर। तो युवराज और विराट कोहली दोनों को वो लिबर्टी मिल गई कि हम अपनी प्रेफर्ड पोजीशन से जितना पास खेल सकते हैं उतना खेलें, सिर्फ इस एक चेंज की वजह से। और इसके ऊपर सवाल उठे थे उस टाइम पे, रायना वाले डिसीजन पे। यूसुफ पठान को खिलाने के ऊपर बैटिंग करा रहे, उसके चक्कर में इतना ज्यादा बैटिंग में शफलिंग हो रही है हर मैच में, क्या पॉइंट है इसका। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं करा था, सिर्फ 19 के वर्ल्ड कप में क्रिटिसाइज करा विराट कोहली को। क्रिटिसिज्म तब भी था, लेकिन उस चीज को फिक्स भी करा, और अगर नहीं भी करा तो भी जीते।
मेन बात वो है। एंड आई थिंक जो हमारा लास्ट मैच है ग्रुप स्टेज का विच वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो कि चेन्नई में होने वाला था। अब चेन्नई में था तो यू कैन ऑलरेडी गेस कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, इस मैच वेस्ट इंडीज वाले मैच से आते हुए पहले कर्स्टन की, जो गैरी कर्स्टन की असिस्टेंट कोचेस की टीम थी, उसमें से एक बंदे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी। एंड आई थिंक ये चीज़ धोनी के जाने के बाद से मिसिंग है। हमेशा जैसे हमने 23 वर्ल्ड कप की बात करी थी, तो हम हमेशा कहता था ना कि ग्रुप स्टेज में एक मैच हारना हमेशा अच्छी बात होती है। धोनी हमेशा ऐसे मानता था। इस मैच के बाद धोनी ने चीज़ कही थी ड्रेसिंग रूम में कि अच्छा है अभी एक मैच हार गए, जो गलतियां सारी हमें दिख गई। ये चीज़ नॉकआउट में होती तो वो एक बुरा दिन आ जाता, हम हर टाइम पूरा जीते थे, एक मैच हारते उसे नॉकआउट में होता, अच्छा नहीं लगता। एक रिपोर्टर ने सहवाग से बोला था, पूछा था आफ्टर हिज रिटायरमेंट कि वो साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी स्टेटमेंट आ गई तो पीपल वुड एक्सपेक्ट कि महेंद्र सिंह धोनी ने जाके ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी चीज़ें बोली होंगी। पर सहवाग ने कहा वो आए, उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट मैच पे फोकस करते हैं, खत्म। और जो लीडरशिप ग्रुप था उन्होंने इसको इतना पॉजिटिवली लिया था। मतलब वही है ना कि आप नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिव क्या ढूंढ सकते हो। कहते हैं उस टाइम पे धोनी वगैरह ने कहा था कि अभी हम हार गए ना साउथ अफ्रीका से, इसमें अच्छी बात पता है क्या है, साउथ अफ्रीका इस टाइम पे वर्ल्ड कप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है। बहुत हाई चांस है कि हमें या तो ये क्वार्टर या तो सेमीज में मिलेंगे। ओके जब वो हमें मिलेंगे ना तो प्रेशर अब उनके ऊपर होगा हमें हराने का, क्योंकि वो हमें पहले हरा चुके हैं। हमारे पास नॉकआउट से प्रेशर नहीं होगा इस बात का। तो वही है कि आप सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हो, वो धोनी ने बहुत अच्छी तरीके से कर रखा था। राइट, बट टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज, एज ए सेट की चेन्नई में मैच था, तो हमारे अश्विन भाई साहब आने वाले थे इस बार टीम के अंदर, जो कि हमने 23 वर्ल्ड कप में भी देखा, पहले मैच में अश्विन थे। और ये भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ओके अश्विन बताते हैं कि धोनी ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, वो ये था कि अश्विन को बोल रखा था अगर तू इस मैच में होता तो तू क्या बॉलिंग करता, क्या फील्ड सेटअप करता, हर मैच के बाद पूछते थे। एंड पहले ही बोल रखा था रैना और अश्विन को कि मैं तुम्हें क्वार्टर से जस्ट पहले लेके आऊंगा, ऐसा बोलते हैं। विच इज अ वेरी गट्सी मूव अगेन। अगर ये चीज विराट कोहली कोई और करता ना तो गाली पड़ती। हाँ राइट, ये चीज सिर्फ धोनी ही कर सकता था, उसने करके उस चीज को। भाई ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अश्विन और रैना का कितना बड़ा हाथ, अभी हम डिस्कस करेंगे। उनको मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा माना जाता है कि जानबूझ के हिडन रखा हुआ था इससे पहले सारे मैचेस के लिए। एंड धोनी के दिमाग में पहले से ही था ये कि मैं क्वार्टर से जस्ट पहले लेके आऊंगा इनको। तो तुम इतना बड़ा चेंज कर रहे हो, टीम के कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हो रहा चलो, बट टीम के अंदर कि आप कहोगे कि क्यों करना वर्ल्ड कप के बीच में ये सब। आई थिंक वही ना, काफी लोग पीपल माइट कॉल अस हिपोक्रेट फॉर दिस, क्योंकि अब हम इस चीज की तारीफ कर रहे हैं, बट आई वुड देन अगेन से कि हर कैप्टन डिफरेंट होता है। नहीं, तारीफ तब भी है क्योंकि रिजल्ट है। हाँ राइट, अगर हारते तो फिर गाली भी पड़ती। बात वही है, अगर आप रिजल्ट निकाल रहे हो कुछ भी करके ना तो वो आपका स्टाइल बन जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसी बात के लिए आपको गाली पड़ेगी। एंड आप धोनी से एसोसिएट ये चीज करते हो कि वो डिसीजंस लेगा ऐसे, क्योंकि या तो जो टेक्स्ट बुक टेम्पलेट है उसको फॉलो करके जीत लो, अगर उसके अगेंस्ट जाना है देन यू बेटर विन। क्योंकि नहीं जीतोगे तो फिर बहुत ज्यादा ड्रामा होगा। तो अगर वो बंदा करके दिखा दे रहा है वो चीज, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सो एज आई सेड, अश्विन आ जाते हैं फॉर आशीष नेहरा यहाँ पे, एंड सुरेश रायना आते हैं फॉर सहवाग। नेचुरली आई थिंक सहवाग को रेस्ट दिया था इस मैच के लिए। वो भी वंस अगेन क्या कोई देता है रेस्ट, चौड़ है भाई पर सहवाग की भाई साहब इस पूरी टीम में। अपने हिसाब से रेस्ट लेंगे, आके रन भी मार देंगे, सेंचुरी भी मार देंगे, ही इज दैट गाय। बट यहाँ पे रायना आ जाते हैं तो नेचुरली जो ऑर्डर था बैटिंग का वो काफी चेंज हो जाता है। यहाँ पे गंभीर जो है वो ओपनिंग करने आते हैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के साथ, एंड दोनों सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर कुछ खास रन नहीं बना पाते इस तो मैच मुझे में। याद है इसमें वो जो सचिन जिससे के आउट हुए थे, मेरे को याद है मैच देख रहा था, या एज लगता है कॉर्ड बिहाइंड, अंपायर नॉट आउट देता नहीं है, वो वॉक ऑफ कर जाता है, खुद ही वॉक ऑफ कर जाते हैं। या वंस अगेन भाई मतलब वर्ल्ड कप के मैच में भाई आपको पता है आपका लास्ट वर्ल्ड कप है। कमेंटेटर्स तक थोड़ा ऐसे कह रहे थे कि भाई आउट तो दिया नहीं है तो वॉक ऑफ क्यों कर रहे हैं, या बट जैसे उन्हें पता चला एक बार पीछे मुड़ के देखा, अंपायर ने नॉट आउट दे रखा था उस टाइम पे, वॉक ऑफ कर लिया खुद ही। भाई मतलब अगेन यहाँ पे सबका अपना अपना नजरिया इस चीज को देखने का, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे भाई वर्ल्ड कप है आप इस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते। बट विराट कोहली नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं इन हिज प्रेफर्ड पोजीशन और 59 रन मारते हैं, अ ग्रैंड टोटल फॉर हिम, फॉर अ यंगस्टर स्पेशली। एंड देन कम्स युवराज सिंह, जो कि अगेन ही इज द स्टार ऑफ द शो, अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे नंबर 4 पे सेंचुरी मारते हैं वो। एंड यहाँ पे ये वो चीज थी जो कि लाइव पूरी कंट्री ने देखी थी, जब वो इस मैच में खून की उल्टियां पिच पे कर रहे थे, एंड तब उनने सेंचुरी मारी थी। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि आपको खून दिख रहा है प्लेयर्स आते हुए, एंड वहां पे उस टाइम पे पब्लिक को सिर्फ यही बताया गया था कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, कुछ निकल के नहीं आया था किसी को, इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को भी नहीं पता था
युवराज सिंह खुद ही नहीं पता था। हाँ, कि क्या एग्जैक्टली रीजन है इसके पीछे का। उनने जितनी और ये बोला, युवराज सिंह आज तक ये कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह ये काफी मजाक उड़ाते थे उनका कि भाई क्यों खासा है इतना, और युवराज सिंह कहते थे मुझे बस नर्वसनेस हो रही है। पर वही बात है कि जब उन्हें बाद में पता चला कि एग्जैक्टली क्या था तो उन्हें काफी गिल्टी भी फील हुआ कि हम मजाक उड़ाते थे। और इस इनिंग मतलब ये थिंक मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी 100s इन वर्ल्ड कप्स है ऑफ ऑल टाइम बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांस। इसमें कहते हैं, युवराज सिंह बता रहे थे कि साइमन टॉफल उस टाइम पे एम्पायरिंग कर रहे थे, वो रेगुलरली उससे आके पूछते थे कि भाई तू ठीक है, देखो जाना तो मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा। तो युवराज सिंह कहता है दी ओनली वे दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस पिचेस, या तो मुझे आउट कर दो या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं तो बैटिंग कर रहा हूँ और मैं 100 ही मारूंगा। आई एम क्लोजिंग इन ऑन 100, मैंने 2 साल से सेंचुरी नहीं मारी है, मैं मिस नहीं करूंगा इस मतलब मौके को। मतलब वो डिटर्मिनेशन जो थी, आई हैव हार्डली सीन दैट इन फुल स्विंग इन एनी प्लेयर एवर। आई थिंक अगर कोई बंदा खून की उल्टियाँ कर रहा है उसके बाद तो किसी का भी फर्स्ट रिएक्शन यही होगा कि भाई वर्ल्ड कप आते जाते रहेंगे, क्रिकेट आता जाता रहेगा, मेरी लाइफ वापस नहीं आ सकती दोबारा। पर उसके बाद जो डिटर्मिनेशन होना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो चमके हैं, मतलब भाई हार्डली वी एवर सी दीज काइंड ऑफ स्टोरी आर्क्स, उसका अच्छा कभी देखने को मिला नहीं। बट यहाँ पे रायना जब बैटिंग करने आते हैं वो कुछ खास नहीं चमक पाते, 4 रन पे आउट हो जाते हैं। इसी के साथ इंडिया 268 पे ऑल आउट हो जाती है, विच इज़ अ फेयरली डिसेंट टोटल, क्योंकि वेस्ट इंडीज सिर्फ 188 रन बना पाती है। यहाँ पे तारीफ होगी अश्विन की, जिन्होंने आते ही 2 विकेट ले लिए, जहीर खान की जिनने एक मैच बीच में मिस करा था क्योंकि उतना अच्छा विकेट नहीं ले पा रहे थे, बट यहाँ पे 3 विकेट लिए, सुरेश रैना की जो कि एक बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे 1 विकेट लिया, एंड युवराज सिंह की क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फिर से 2 विकेट लिया। 154 for 2 थी वेस्ट इंडीज एक टाइम पे, और उसके बाद अगले 34 रनों में पूरी टीम समेट गई। तो अश्विन और रैना दोनों को जो लेके आए थे एज एक्स फैक्टर, दोनों ने अपनी झलक दिखा दी कि हमें ऐसे क्या करके दिखा सकते हैं। और यहीं से हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम नॉकआउट्स की बातें करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अबाउट कन्फ्रंटिंग योर पास्ट, क्योंकि जब क्वार्टर फाइनल्स में आप आए थे तो आपके सामने टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पिछले 2 वर्ल्ड कप से आई थिंक ऑलमोस्ट अनबीटन थी, 2 वर्ल्ड कप्स लगातार जीत के आ रही थी। इनफैक्ट हाँ, आई थिंक 2 या 3 कुछ ऐसा था, लगातार वर्ल्ड कप जीतते आ रही थी। आई थिंक 3 था, 99 तो उसके स्टीव वॉ के अंडर जीते थे ना वो लोग। हाँ, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, बट हाँ परहैप्स ये हो सकता है। द मेन डिस्कशन पॉइंट वाज, गौतम गंभीर ने बाद में कहा था कि टीम के अंदर एक फीलिंग थी, एंड मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतने तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे तो हम सेमीफाइनल तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने वाले हैं। ओके, इतना ज़्यादा दिमाग में हाइप था हर एक प्लेयर का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये वही टीम है जिसने 2003 में आपको हराया था फाइनल में। वही रिकी पॉन्टिंग था जो कि इस बार वर्ल्ड कप में पता है एक भी मैच में चला नहीं था अभी तक, कोई बहुत ज़्यादा रन मारे नहीं थे, एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप मैच, और यहाँ पे उसने 100 मारी थी। वो स्केयर थोड़ा सा था कि भाई क्या फिर से हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मेंटल ब्लॉक था उस टाइम पे, जो कि काइंड ऑफ अभी न्यूजीलैंड के साथ हमें कुछ टाइम से था। वो चीज़ को ओवरकम करना, वो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस पूरे मैच की। प्लस ये मैच काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन में चला गया था, वहाँ से गेम निकालना काफ़ी डिफिकल्ट था। अब इस मैच में यहाँ पे वो पॉइंट था विच वॉज इट फॉर यूसुफ पठान। अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर करा जाता है, सहवाग नेचुरली वापस क्वार्टर फाइनल्स के लिए टीम के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है एंड 260 का टोटल खड़ा करती है, एंड इट वाज अ ग्रेट टोटल बिकॉज अहमदाबाद की जो पिच थी ये ब्रेक डाउन कर रही थी विद टाइम, तो सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा मुश्किल होने वाला था और ड्यू नहीं पड़ने वाली थी, तो ज़्यादा मुश्किल होने वाला था खेलना सेकंड इनिंग्स में, जिसके चलते हुए 260 वाज एक्चुअली अ गुड स्कोर। अश्विन का मुझे याद है भाई, ये भी भाई धोनी कर सकता है, जहीर खान जैसे बॉलर्स हैं, अश्विन से पहला ओवर क्वार्टर फाइनल्स में अश्विन बताता मेरे हाथ काँप रहे थे उस टाइम पे जब नेशनल एंथम वगैरह चल रहा था। तो वॉटसन ने फिर एक सामने शॉट मारा था, मेरे हाथ से लगे बॉल चली गई थी, मैं लिटरली काँप रहा था कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट उसका फर्स्ट स्पेल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो धोनी ने उससे कहा था कि तू रेस्ट ले और फिर दोबारा आइयो, दिस इज़ नॉट हु यू आर, ऐसे करके। और फिर अश्विन आता है और वो रिकी पॉन्टिंग को आउट करते हो कि 100 जिसने मारी थी, और वॉटसन को भी आउट करता है उस मैच के अंदर। तो अश्विन का भी बड़ा ही अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन था, जस्ट लाइक सुरेश रैना, जिसकी भी हम लोग बातें करेंगे। एंड यहाँ पे अश्विन 2 विकेट लेते हैं, जहीर खान भी 2 विकेट लेते हैं, युवराज सिंह अगेन 2 विकेट लेते हैं। युवराज सिंह भाई, युवराज सिंह क्या ऐसे खेल रहे हैं भाई साहब, अलग लेवल पे खेल रहे हैं। बट एज यू सेड कि 260 टोटल काफ़ी बड़ा था,
एंड आज की डेट में भी जब सहवाग, युवराज सिंह जैसे लोग बात करते हैं इस मैच की तो कहते हैं बहुत डिफिकल्ट था। ड्रेसिंग रूम में पीपल वर क्वाइट नर्वस कि इसको कैसे चेस डाउन करेंगे। कोई बोल नहीं रहा था आपस में क्योंकि एक डीमोटिवेटिंग चीज़ होती वो, बट सबके मन में वो चीज़ थी। एंड जब हम लोग देखते कि स्टार्ट कैसा होता है मैच का, वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 15 रन पर आउट हो जाते हैं। पर उसके बाद गंभीर और सचिन ने जो बैटिंग करी है भाई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी वहां पे। सचिन तेंदुलकर 53 रन बनाते हैं, गौतम गंभीर 50 रन बनाते हैं, एंड देन कम्स युवराज सिंह जो कि इस पारी को आगे लेके जाते हैं। सचिन का तो उस टाइम पे लग रहा था कि ये 100 इसी मैच में मारेगा। ओके, उतनी तगड़ी बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे। फिर वो शॉन्टेड आउट कर देते हैं, वो भी नो बॉल का चेक वगैरह हुआ था। सचिन के तो मुझे डिस्मिसल्स पूरे याद है इस पूरे वर्ल्ड कप के। बट उसके बाद धोनी एंड सब लोग आते हैं। युवराज के जब थे गंभीर रन आउट हो जाते हैं, धोनी जल्दी आउट हो जाते हैं, वहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। मेन बात आती है जब रायना बैटिंग करने के लिए आते हैं। रायना ने ये चीज बोली है कि बैटिंग करने से पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मुझे आज फीलिंग है तो मैच जिताएगा। सचिन हर जगह है भाई, सचिन को सब पहले से पता था। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, हर जगह वो पहले से वर्ल्ड कप जिताएंगे 1 साल पहले से पता था। रायना ये मैच जिताएंगे पता था पहले से। क्या होता है उसके बाद जब रायना और युवराज बैटिंग करने के लिए आते हैं, नंबर ऑफ रन्स वर मोर देन नंबर ऑफ बॉल्स, और ज्यादा बैटिंग नीचे बची नहीं हुई थी। आई थिंक रायना कौन से नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आए थे? नंबर 6 पे आए थे। हाँ, ज्यादा बैटिंग बची नहीं हुई थी। इसके बाद जिस तरीके से इन दोनों ने वो पार्टनरशिप क्रिएट करी है, रायना का मुझे एक शॉट याद है, पेसर पे बैक ऑफ रन उसने मिड ऑन के ऊपर छक्का मारा था। एंड युवराज सिंह का तो जो सबसे लेजेंडरी शॉट है वो जो विनिंग शॉट था, जिसके बाद वो एकदम ऐसे करके सेलिब्रेट। वो युवराज सिंह पता कहता कि उस मैच के बाद ऐसा था कि मेरे दिमाग से प्रेशर निकल गया था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो पास्ट हॉरर था ना, वो ये पूरी जनरेशन के ऊपर था। युवराज सिंह, अपना जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, भज्जी, सचिन तेंदुलकर, जो धोनी एंड जो बाकी लोग थे ना, ये उस वर्ल्ड कप में नहीं थे, तो इनके लिए उतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं था। बट ऑल दीज गाइज हैड दिस एट द बैक ऑफ देयर माइंड। युवराज सिंह का कहते हैं कि वो खुद ही कहते हैं कि जो सेलिब्रेशन मैंने वो करा था, इट फेल्ट एज इफ कि मेरा जो पहले का जो वो हिसाब था ना, वो पूरा हो गया। एंड युवराज सिंह अगर आप देखोगे तो स्कोर, बेसिकली स्कोर कार्ड से आपको लगेगा कि हाँ भाई इनने बहुत अच्छा खेला है, एंड ऑब्वियसली 57 पे नॉट आउट थे वो। बट सुरेश रैना का लोग बहुत आराम से स्कोर कार्ड देखे कह सकते हैं कि भाई कुछ खास 34 रन पे नॉट आउट है, मतलब ऐसा क्या कह दिया कि लोग कह रहे नहीं इनने ही जिता दिया मैच। बट द पॉइंट इज कि जिस सिचुएशन में थी टीम, फॉर अ गाय लाइक सुरेश रैना जो कि इतने यूज्ड टू नहीं है, अभी एक मैच पहले टीम के अंदर आए हैं, वो आके ऐसी पारी खेल जाए कि वो ऑस्ट्रेलिया को पहले तो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, एट द सेम टाइम वो टिके हुए हैं युवराज सिंह के साथ कि भाई मैं खड़ा हूँ, मैं आउट नहीं होने वाला एक एंड से। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सिक्योरिटी वो युवराज सिंह को भी प्रोवाइड करा होगा वो चीज़। एंड इसमें एक और पता स्टोरी क्या थी, गैरी कर्सन ने इस मैच के बाद कहा था कि जो आप लोगों ने फील्डिंग करी है ना, ये मेरे 3 साल के कोचिंग टेनर की बेस्ट फील्डिंग एवर है। कर्सन कहते कि मैं शॉक्ड था कि इतनी अच्छी फील्डिंग कहाँ से कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट एक और स्टोरी, फन स्टोरी क्या थी, जब सहवाग आउट हो जाते हैं तो वही सचिन तेंदुलकर के साथ बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में। तो सचिन तेंदुलकर की नेक थोड़ी स्टिफ थी, तो वो जो टीम के जो मसाजर होते हैं वो कर रहे थे, स्टिफनेस निकाल रहे थे उसकी। तो सचिन अगर ऐसे बैठे हुए थे आंखें बंद करके, तो सहवाग को लगा कि भाई सो गया आदमी, तो वो जो मसाजर थे उनको कहते कि भाई चल यहाँ से चल निकलते हैं। सचिन जागा हुआ थे उस टाइम पे, तो पकड़ के रोकते यहीं बैठे रहो चुपचाप। तो ऐसे भाई ये साइड में ऐसे फन स्टोरीज चलती रहती हैं, लेकिन इस मैच का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था। और क्योंकि हम लोग ये मैच जीतते हैं, तो अब जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो था हमारे हिस्टोरिकली आर्च राइवल के साथ, पाकिस्तान। एंड ये भी कन्फ्रंटिंग द पास्ट में क्यों कहता हूँ, 26/11 के अटैक के बाद ये पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया में खेलने के लिए आ रही है। Okay. और सेमीफाइनल का मैच था, और इसी रीजन के चलते हुए बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स भी आ रहे थे, तो मुझे याद नहीं, तो मुझे ये तो पता। इससे पहले की स्टोरी भी क्या थी इस मैच से पहले की, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा टाइट थे, तो खाने की सप्लाईज वगैरह में बहुत डिले हो रहा था, और इंडियन टीम को मैच से पहले खाने को सही से मिल ही नहीं रहा था, और सब बहुत कंप्लेंट कर रहे थे। तो वंस अगेन सचिन तेंदुलकर कहते हैं भाई तुम्हें ज़्यादा भूख है तो जाके क्रीज पे जाओ, पिच पे जाओ, रन और विकेट लो, उससे अपनी भूख मिटाओ, और फिर उसके बाद खक से खाना खाना। दैट एज पर द वर्ड्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स मोटिवेटेड देम टू अनदर लेवल। और फिर जो वो माहौल था भाई, धोनी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के टाइम पे सब मुझे कहते थे ये मैच जीतना, ये नहीं हारना, 2003 में पिटे थे। सेमीफाइनल में आए तो कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो लेकिन ये मैच जरूर जीतना है। फाइनल में आके कह रहे हैं भाई 28 साल हो गए, फिर तो जीतना ही जीतना है। तो हर एक मैच की इतनी इंपॉर्टेंस थी
इस मैच से पहले भी जो एटमॉस्फेयर था ना मोहाली में, इट वाज इलेक्ट्रीफाइंग, आई क्लियरली रिमेंबर। प्लस इस मैच से पहले एक और फनी स्टोरी ये थी कि शोएब अख्तर हरभजन सिंह के पास आते हैं और कहते हैं माइंड गेम्स खेलने का ट्राई कर रहे थे। कहते हैं कि यार यहाँ की टिकट करवा दे प्लीज मेरी फैमिली अमली के लिए। फाइनल की टिकट करा नहीं, वो कहते हैं कि इस मैच की टिकट नहीं, फाइनल की टिकट के लिए भी कहते हैं। मैंने जो पढ़ा उसमें वो कहते हैं कि इस मैच की टिकट करा दे, बॉम्बे की तो मैं करा ही लूंगा। हाँ। तो फिर वो कहते हैं हरभजन सिंह कि बॉम्बे किस लिए जाना है भाई। हाँ। तो अगेन एक वो माइंड गेम्स वाला सीन था यहाँ पे जो कि शोएब अख्तर ने ट्राई करा प्ले करने का। और इसका फन पार्ट पता है क्या है? शोएब अख्तर को मैच में नहीं लिया था, सेमीफाइनल वाले मैच में खेले नहीं थे शोएब अख्तर। टैम भाई, टीम भी नहीं लिया था। तो ये फनी पार्ट था कि आपने टिकट विकेट मांग ली, खुद ही नहीं खेल रहे और टीम भी बाहर हो गई आपकी। बट रिगार्डलेस, इसके बाद क्या होता है, पहला बैटिंग जो इंडिया करने वाली थी, एंड इसमें यू कुड पता है आर्ग्यू वन ऑफ द मोस्ट आई प्लीजिंग इनिंग्स सचिन की तो वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाली थी, बट वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल इनिंग्स थी ना वो सचिन की ये वाली थी। इस इनिंग में सचिन वॉज अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे अगली प्ले पे थे, अच्छी बैटिंग नहीं हो रही थी सचिन से बिल्कुल। उसके बावजूद वो इस पूरे मैच के टॉप स्कोरर थे। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? जब इतने बड़े प्लेयर होते हो ना तो आपको अपने आप से एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इस स्टाइल ऑफ प्लेस रिदम में खेलना है। सचिन तेंदुलकर की रिदम अगर यहाँ पे है ना तो वो इस मैच में अंडरग्राउंड थी, इतनी खराब थी रिदम। अपनी ईगो एक बार भी उन्होंने बीच में आने नहीं दी। कहा कि मेरा दिन खराब है ना, मैं सर नीचे रख के फिर भी रन मारूंगा, अपनी ईगो को बीच में आने नहीं दूंगा कि मुझे तो ऐसे ही शॉट मारना है और आउट हो जाऊँ। मुझे पता है मेरे आज बैटर बॉल नहीं आ रही तो मैं स्मार्टली अलॉन्ग द ग्राउंड खेलता रहूंगा बिना रिस्क के साथ और टीम को एंड लाइन तक लेके जाऊंगा। ये वन ऑफ द, इसीलिए सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ सचिन है इस वर्ल्ड कप। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प सचिन तेंदुलकर की पाकिस्तान टीम ने भी करी। क्योंकि 3-4 कैचेस सचिन तेंदुलकर के छोड़े थे पाकिस्तान टीम ने। जो बॉलर्स थे वो काफी गुस्सा भी हो गए थे फील्ड के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वही वंस अगेन कि भाई सचिन किस हद तक गेम को समझ पाते हैं, क्रिकेटिंग ब्रेन कितना तगड़ा है। सईद अजमल ने एक LBW करा था उनको, ये भी मुझे लाइव मुझे याद है, मैं देखा था। इट लुक्ड प्लम, ऐसे एकदम बीचों बीच लग रहा था कि हिट कर रही है। अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दी थी, कोई डाउट ही नहीं था कि ये डायरेक्ट आउट है, क्लियर। सचिन ने DRS ले लिया, DRS में निकलता है कि बॉल मिस कर रही है विकेट्स को, और वो किसी ने नहीं सोचा था। इवन द कमेंटेटर्स वर शॉर्ट किए क्या हुआ है। वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सचिन नहीं ले सकता था भाई। वन सेकंड, ये सब छोटी चीजें होती ना, इट शोज यू कि क्रिकेटिंग ब्रेन किस लेवल का पहुंचा हुआ है एक इंसान का। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू नो इज कि यहाँ पे अश्विन जो अभी तक अच्छा खेल रहे थे उनको निकाल के आशीष नेहरा वापस आ गए थे। एंड वो इसलिए आए थे क्योंकि आशीष नेहरा बीच में वापस थोड़ा सा उन्हें वो फिटनेस कंसर्न्स हो रहे थे। नहीं, एक और रीजन भी है ना, मोहाली में गेम था, फास्ट बॉलर्स को हेल्प पड़ेगी, राइट। तो आशीष नेहरा यहाँ पे वापस आ जाते हैं टीम के अंदर। एज यू सेड, सचिन तेंदुलकर वाज दैट गाय जिनने हमें एक अच्छा टोटल खड़ा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। एंड युवराज सिंह वाज दैट गाय जिन्होंने अब तक जो इंग्लैंड वाले मैच है, सेकंड मैच का जो स्ट्रीक पकड़ी थी, इस मैच में अकेला ऐसा मैच था जहां पे वो 0 पे, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ये पहला मैच था जहां पे वो 0 पे आउट हुए थे। इसके लिए वहाब रियाज जिन्होंने 5 विकेट लिए थे इस मैच में, वो कहते हैं कि मैं मैच से 3 दिन पहले तक सो ही नहीं पाया था। मैं हमेशा यही विजुअलाइज करता रहता था कि मैं कैसे आउट करूंगा। अगर मैंने सचिन को आउट किया तो सहवाग आ जाएगा, सहवाग को आउट किया तो गंभीर आ जाएगा, उसको आउट किया तो युवराज आ जाएगा, वो तो सबसे अच्छे फॉर्म में है। और कहता था कि मैंने सोच रखा था अगर युवराज मेरे अगेंस्ट बैटिंग करने के लिए आते हैं तो मैं पहली बॉल उनको सीधा यही डालूंगा। और देन वहाब रियाज सेज कि आप कई बार सोचते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जो ये बॉल मैंने डाली थी वो एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट हुई थी जो मैंने सोचा था। एंड इट वाज अ परफेक्ट यॉर्कर भाई, स्विंग हो तो है जो एंगल के साथ आई थी बॉल। युवराज सिंह को पहली बॉल खेलने को मिल रही है, कुड नॉट हैव डन मच। मैन ऑफ द टूर्नामेंट उस टाइम पे चल रहे थे वो, उसको पहली बॉल पे आउट करना इतना बड़ा डेंट था इंडियन टीम के लिए। बट वहां से ही रायना की जो इनिंग्स थी उसकी इंपॉर्टेंस आई थिंक अगेन भाई सेमीफाइनल और अपना क्वार्टर फाइनल दोनों में रायना का जो कंट्रीब्यूशन था, इट इज जेन्युइनली क्रेजी। हुई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था उनसे ये चीज, जो कि अभी हाल दिस वाज थर्ड मैच इन द वर्ल्ड कप। आपको नॉकआउट से जस्ट पहले टीम के अंदर आया, उसके बाद आपने अगले दोनों मैचेस में परफॉर्म कर दिया आके। दैट इज क्रेजी। अगेन मैं वही कहूंगा कि 36 पे नॉट आउट थे वो, ऐसा नहीं था बहुत तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया हो, पर उसका इम्पैक्ट कितना था और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी। ओवरऑल स्कोर का जो 260 का खड़ा करा इंडिया ने, उसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था सुरेश रैना का, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। दिस वाज अगेन वन ऑफ दोज अंडररेटेड इनिंग्स जो कि स्कोर कार्ड को देख के आपको लगेगा कि यार बहुत खास नहीं खेला, बट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट। नॉट आउट भी थे, नॉट आउट थे। बट पाकिस्तान जब बैटिंग करने आती है, ये मैच भी थोड़ा क्लोज जाता है। हाँ, एक टाइम पे जब कमरान अकमल वगैरह बैटिंग कर रहे थे काफी क्लोज था मैच। या मतलब था कि किसी भी
डायरेक्शन में जा सकता है। पार्टनरशिप बन रही थी अच्छी। बट यहाँ पे मैं अगेन क्रेडिट दूंगा जितने भी हमारे बॉलर्स थे, सबने जिन जिन ने बॉलिंग डाली सबने 2-2 विकेट लिए। जहीर खान, आशीष नेहरा जो कि अभी वापस आए मैच के अंदर, मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह और युवराज सिंह अगेन। युवराज सिंह ने फिर से 2 विकेट लिए। हरभजन सिंह ने आई थिंक कमरान अकमल को वो एलबीडब्ल्यू कह रहा हूँ बोल्ड किया था राउंड द विकेट आकर, एंड वहीं से गेम थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ था। एक इसमें क्रिटिसिज्म क्या था कि मिसबाउल हक जो है वो टिके हुए थे एक एंड पे, लेकिन बहुत स्लो खेल रहे थे, जो कि काइंड ऑफ हम लोग 2019 के वर्ल्ड कप के लिए MS धोनी के लिए कहते हैं। ओके। एंड इट वाज टू लेट टू एक्सेलरेट एट द लास्ट मिनट, एंड इसीलिए जो लास्ट विकेट आई थिंक आउट होते हैं वो अल्टीमेटली मिसबाउल हक ही होते हैं। जब कोहली वो बहुत ही स्कायर होता है उसको पकड़ते हैं एंड देन क्वालिफाई कर जाती है इंडिया। एंड जब वो क्वालिफिकेशन था ना उस टाइम पे ऐसा बोलते कि डिस्कशंस ये भी थे कि ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करना बनता है, पाकिस्तान को हराया जिस तरीके से हराया है, एक क्लोज गेम में हम लोग लड़ के निकले, बट ये मत भूलो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अब हम लोग फाइनल में आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन जीतने की होने वाली है, हम होम कंट्री है, इंडिया के अंदर फाइनल हो रहा है, ऑल्दो हम को होस्ट हैं सारे, बट फाइनल इंडिया के अंदर हो रहा है। श्रीलंका आ रही है, 2 सब कॉन्टिनेंट टीम्स है, शायद ये उस टाइम पे पहली बार हुआ था कि 2 सब कॉन्टिनेंट टीम्स फाइनल में पहुंची हुई है। ओके। एंड ऐसा भी था कि जो मेजर होस्टिंग टीम है वो आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, इंडिया पहली थी। उसके बाद ट्रेंड बना था 15-19 में भी कि जो होस्ट टीम है वो जीत रही है। 23 में इंडिया ने तोड़ा, 23 में हम ही ने तोड़ दिया फिर। बट नैरेटिव्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। तुम ये भी सोचो, नेचुरली सचिन तेंदुलकर के लिए सब लोग खेल रहे थे जो कहते हैं, सो नाउ दे वर जस्ट 1 स्टेप अवे। सबके दिमाग में होगा इफ वी मिस दिस अप, वो पूरी मेहनत, तो पिछले 4 साल पूरे गए पानी में भाई। प्लस सचिन के खुद के दिमाग में कितना ज्यादा होगा कि मैंने कुछ ना कुछ करके पिछले 7 वाले वर्ल्ड कप के मैंने 4 साल और निकाल लिए, अपना गेम रेवोल्यूशनाइज करा। आई एम स्टिल रेलेवेंट, आई एम स्टिल द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस टीम, बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड परहैप्स। बट अब यहाँ पे इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, अगर मैं यहाँ पे भी हार गया तो देन इट वाज ऑल फॉर नथिंग। पिछले 22 सालों का जो करियर था उसका कल्मिनेशन ये पॉइंट था, और ऐसे मोमेंट्स में ना वो टेंडेंसी होती है सोचने की कि अगर मैं नहीं जीता तो ये पूरे 22 साल खराब थे। ऐसा बोलते हैं कि उस मैच से पहले जो टीम मीटिंग थी, एक दिन पहले होती है रात को टीम मीटिंग, या दिन को जब भी होती है, सिर्फ 2 मिनट की टीम मीटिंग थी। उसमें ये बोला गया था कि भाई सबको पता है सबका क्या रोल है, आप सब लोग अपने रोल को अच्छे से फुलफिल करते हुए आए इस वर्ल्ड कप में, एग्जैक्टली वही करना है और कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ 2 मिनट की टीम मीटिंग हुई थी, उसके बाद हर किसी को डिसमिस कर दिया था कि जाओ रिलैक्स करो, कल के मैच के बारे में जो करना है करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को स्विच ऑफ करके कल फिर बात करते हैं अपनी। अब जब मैच में आते हैं, सबसे बड़ा जो टॉक पॉइंट था उस टाइम पे जब टॉस होता है, टॉस होता है, और शायद ये पहली और आखिरी बार ही हुआ है कि एक वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस 2 बार हो रहा है। क्या क्यों हुआ ये टॉस 2 बार, इसके भी कई सारे वर्जन्स हैं। ओके। तुम्हारे पास कोई वर्जन है? मेरे जो वीरेंद्र सहवाग ने चीज़ बोली थी मैं वो बताता हूँ। उनने कहा था कि संगकारा ने कॉल करा एंड वो क्राउड की नॉइज इतनी ज़्यादा थी कि उसके चलते सुनाई नहीं दिया। संगकारा ने बोला कि मैंने यही कॉल करा था जो टॉस में आया था, बट वो टॉस दोबारा लेना पड़ा। उन्होंने क्रेडिट दिया एक्चुअली में श्रीलंका को कि इनने बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया इस चीज़ का, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप फाइनल का टॉस आप जीत गए हो और अगर वो चीज़ वापस होनी पड़ रही है तो यू कैन मेक एन इशू अबाउट इट। नहीं जीते कहाँ है तो पता ही नहीं चला ना क्या होगा। उसने संगकारा ने जब देखा कि टॉस क्या आया तो उसने कहा कि ये मेरा ही है। तो यही अब यहाँ पे दूसरा वर्जन आता है। अश्विन बताते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, ये टॉस वाली चीज़ ना किसी को पता नहीं थी, क्योंकि पूरी टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर प्रिपेयर हुई थी, कपड़े चेंज कर रही थी। तो बाहर सिर्फ अश्विन और पीयूष चावला बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोनों सब्स्टिट्यूट्स थे, तो सिर्फ उनको पता था कि ये टॉस 2 बार हुआ है। अच्छा, बाकी टीम को बाद में पता चला। तो धोनी बता रहे थे अश्विन को अपेरेंटली कि इसने हेल्स कॉल करा था, ना टेल्स करा ना हेड्स करा, हेल्स बोल दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड कुछ लोग ऐसे ही मानते कि डर्टी टैक्टिक्स यूज हुए थे थोड़े से जानबूझ फ्रॉम श्रीलंका। हाँ, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। Okay. Although Sangakkara the legend that he is, I don't believe so. But ऐसा बोलते हैं कि dirty tactics यूज हुए थे, and it was a blessing in disguise कि श्रीलंका टॉस जीत गई दोबारा, क्योंकि फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि अगर टॉस हम जीतते होते तब तो हम ये करते, वरना क्योंकि इंडिया में ही फाइनल भी था तो इस चीज का बहुत बड़ा पतंगड़ बन सकता था। बट रिगार्डलेस इसके चलते हुए इंडिया टॉस हारती है, बॉलिंग करने को मिलता है, एंड जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में काइंड ऑफ हमने पिच गलत रीड करी थी, आई थिंक श्रीलंका ने सेम चीज़ यहाँ पे करी है। क्योंकि उस टाइम तक नोशन ये था, उस टाइम तक क्या, वैसे रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस जीतने के बाद कहा था कि हारने के बाद कहा था कि हमें बैटिंग ही पहले करनी थी, क्योंकि वी वांट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड ऑन अ बिग गेम प्रेशर पे। वही हमेशा से क्रिकेट का नॉर्म रहा है। श्रीलंका ने वही चीज़ करते हुए
उस टाइम पे कहा कि हमें पहले बैटिंग करनी है, फाइनल है, रन ऑन द बोर्ड ऑलवेज हेल्प्स। बट वो पिच वानखेड़े की रात को ड्यू पड़नी थी और पिच बेटर होने वाली थी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करने वाला था, जस्ट लाइक 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। अच्छा, ये चीज़ बाद में तो अच्छी प्ले करके इंडिया के लिए, बट ये टॉस हारे। एक और बहुत ज़्यादा बड़ा जो आप कह सकते हो एक पुश मिला था, एक सेटबैक मिला था इंडिया को, वो ये था कि आशीष नेहरा, उनको इंजरी हो गई और उसके चलते उन्हें इस मैच से बाहर होना पड़ा। एंड श्रीशन जो कि पहला मैच खेले थे, उसका डायरेक्टली वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने धोनी थिंग्स, या एग्जैक्टली उस टाइम पे बात थी कि अश्विन को खिलाना चाहिए था मैच वो, बट धोनी ने कहा नहीं, हम श्रीशांत ही खिला रहे। कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई लॉजिक नहीं है। अश्विन होते तो भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया, पेसर कम हो गया, स्पिनर ज्यादा हो गया, बट देयर वाज नॉट मच लॉजिक। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जिसका लॉजिक नहीं है, ये बताता हूँ। जब फाइनल शुरू होता है, जहीर खान ने आई थिंक पहले के 3 ओवर शायद मेडन डाले थे, हाँ, कुछ ऐसा सीन था, बहुत अंडररेटेड स्पेल था वो पूरा भाई। वो जो पहले के 5 ओवर थे ना बंदे के, उसमें हार्डली कुछ रन आए। जो स्टार्ट इंडिया ने करी थी, जो चोक करके रखा हुआ था ना, आई रिमेंबर लोग युवराज सिंह पॉइंट पे फील्डिंग में गए थे, डाइव मार के बहुत तगड़ी बॉल भी रुकी थी, पूरी टीम स्विच ऑन लग रही थी उस टाइम पे। फिर बीच के ओवर्स में, एंड ये 1 सेकेंड सिर्फ, दिस इज जस्ट धोनी थिंग्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप फाइनल में बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं करी थी, सचिन ने करी थी और विराट ने भी एक मैच में करी थी। ओके, ये सिर्फ धोनी ही कर सकता है। विराट कोहली से वर्ल्ड कप में बॉलिंग 23 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक बार करा दिया था रोहित शर्मा ने, उसमें भी सवाल उठे थे। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सचिन बॉलिंग कर रहा है भाई, पॉन्टिंग को बीट कर रहा है ऐसे लेग स्पिन से अपनी। तो ये वही मैं कहता, नाम के ऑलराउंडर्स नहीं थे, वो जेन्युइनली 8 बॉलिंग ऑप्शंस थे आपके पास। ये लोग वर्ल्ड कप फाइनल में बॉलिंग कर रहे हैं। कोई और अगर करता और हार जाती ना इंडिया, इतनी गाली पड़ती ना कि आपके पास मेन बॉलर्स के ओवर बचे हुए हैं, आप सचिन और विराट कोहली से बॉलिंग करा रहे हो। Although what could be reason, मतलब सचिन का तो मैं तब भी समझ सकता हूँ, पिच फंस रही थी थोड़ी सी ना उस टाइम पे, इनिशियली बैटिंग करना मुश्किल था, पिच अटक के आ रही थी बॉल। एज टाइम प्रोग्रेस फिर बैटिंग करना आसान हो गया, तो महिला जयवर्धन ने 100 भी मार दी उसके बाद। युवराज सिंह वंस अगेन कुमार संगकारा का विकेट लिया, वेरी क्रूशियल विकेट भाई। उस फाइनल में युवराज सिंह की बॉलिंग बहुत अंडररेटेड है। पॉइंट इज कि जब संगकारा आउट होते हैं, महिला जयवर्धन ने बिल्डअप करना शुरू करते हैं वहां से, एंड करते करते आई थिंक परेरा के साथ लास्ट में मुझे वो भी चीज़ स्पेसिफिकली याद है, 9 बॉल पे 22 रन मारे थे परेरा ने। लास्ट बॉल पे छक्का मारा था मेरे ख्याल से स्क्वायर लेग के ऊपर से, कुड बी नो। जहीर खान के पहले 5 ओवर अनरियल थे, आखिर के 5 ओवर में शायद कुछ 60 रन कुछ आए। दैट वाज, आई वाज गोइंग टू से दिस, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकोनॉमी जो थी वो ऐसा नहीं था बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम हो, क्योंकि जैसा स्टार्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने स्कोर कार्ड देखा, और मुझे सबसे पहले स्टेटमेंट मैच का स्कोर कार्ड देखने से पहले यही था कि गंभीर ने बोला यार बहुत अंडररेटेड था पूरा वो स्पेल उनका, तो मुझे लगा भाई इकोनॉमी तो कुछ खास ऐसी कम है नहीं। फिर उसके पीछे ब्रेकडाउन देखा, तब पता चला कि अच्छा बाद में काफी रन कंसीड कर लिया उन्होंने। एंड कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड कप फाइनल में जब भी किसी प्लेयर ने 100 मारी हो तो हमेशा उन्हीं की टीम जीतती थी। ऑल्सो वर्ल्ड कप फाइनल में अगर इंडिया को मैच जीतना था तो हिस्ट्री का, क्रिकेट की हिस्ट्री का बिगेस्ट टारगेट चेस करना था इन वर्ल्ड कप फाइनल। तो हिस्ट्री वॉज टोटली अगेंस्ट इंडिया। इसमें एक और स्टोरी क्या थी, सहवाग जो है वो कवर्स पे फील्डिंग कर रहे थे एंड सचिन थोड़ा पीछे फील्डिंग कर रहे थे। तो सहवाग बताते थे कि जब भी मैं पीछे पलट के देखता था सचिन की तरफ बॉलिंग के टाइम पे, तो सचिन ऐसे कर रहे होते थे विकेट को देख के, भाई बहुत तगड़ी विकेट है, बहुत रन आएंगे, मजा आएगा, ऐसे करके। एंड सहवाग और उनकी कॉन्वर्सेशन पूरे मैच में यही थी कि भाई तगड़ी विकेट हो रखी है एकदम। बट फिर इंडिया इतने रन कंसीड करती है। आई थिंक कुछ ऐसा भी था लास्ट के 10 ओवर में, आई थिंक कितने रन का 70-80 रन कुछ खाए इन लोगों ने, तभी 274 का बन पाया। हाँ, बहुत रन खा लिए थे आखिरी के 10 ओवर में। वर्ल्ड कप फाइनल के हिसाब से बहुत ज्यादा रन खा लिए थे। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया थोड़ा बॉटल कर रही है एंड आते आते। फिर इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है। द लास्ट टाइम सचिन वॉज वॉकिंग आउट टू बैट इन अ वर्ल्ड कप, जो हिस्टेरिया था क्राउड में, वो भी आई थिंक अनकम्पेरेबल है। आई थिंक वो पूरा जो माहौल था आज के टाइम पे भी अगर वो चीज़ देखो तो आपको गूज़बम्स ही आएंगे देख के। पूरे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पूरे आ रखे हैं, सारे जिस स्पोर्ट से जिस फील्ड से आप सोच सकते हो लोग आ सकते हैं, सारे लोग आ रखे हैं। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इट इज नॉट जस्ट कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में अभी 2023 में भी थी, बट इट वॉज सचिन भाई। इट वॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सचिन। सब लोग सचिन के नारे लगा रहे थे। लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप मैच है उनका, फाइनल है, वर्ल्ड कप जीत सकती है इंडिया, प्लस वो पूरा वेट भी इतने साल का था, उसके बाद फाइनली एक वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 28 साल के बाद। सो वही है कि इट वॉज ऑल कमिंग डाउन टू दिस मोमेंट।
और यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे। और वो नैरेटिव भी इतना तगड़ा सेट था ना, श्रीलंका ने रन बना दिया एंड में आके, अब इतने रन हो गए कि एक बंदा 100 मार सकता है। तो सचिन अपना 100 वर्ल्ड कप फाइनल में मारेंगे अपनी होम क्राउड के अगेंस्ट और इंडिया को जिताएंगे, डूइंग द इम्पॉसिबल। कमेंटेटर्स ने वो नैरेटिव ऑलरेडी सेट कर दिया था जब सहवाग और सचिन बैटिंग करने के लिए उतर रहे थे। तो क्राउड में जितना शोर था, जितना एक्साइटमेंट था, 10 मिनट लगे उसको शांत होने में। सहवाग आउट हो जाते हैं और सहवाग आउट हुए मतलब डीआरएस गया एक, तुरंत डीआरएस लिया। सचिन जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी भाई, एक कवर ड्राइव भी मारी थी बहुत तगड़ी। ऐसा लग रहा था कि आज ही दिन है सचिन का, आज तो डेफिनेटली पता है पिछले 2 मैचेस से 50 आ रही है, बस वो 100 रह जा रही है, आज है 100 डेफिनेटली। बट तब मलिंगा अपना दूसरा विकेट लेते हैं, सचिन एक एक्सपेंसिव ड्राइव खेलने जा रहे थे, एज लेती है, जैसे विराट कोहली आउट होते हैं कब आजकल और कुमार संगकारा कैच पकड़ते हैं, सचिन इज गॉन। जो क्राउड में शांति थी उस टाइम पे, जब विराट कोहली सचिन को क्रॉस करके बैटिंग करने जा रहे थे। एंड विराट कोहली कितनी बारी कहते हैं ना, विराट कोहली कहते हैं कि जब वो वॉक इन कर रहे थे तो इतनी ज्यादा शांति थी कि उनका जेन्युइन रिएक्शन ऐसा था कि भाई नंबर 11 का प्लेयर थोड़ी बैटिंग करने आ रहा है, मेरे लिए भी चीयर करो, मेरे लिए भी कोई तो चीयर करो। बिल्कुल सही बात है, मतलब आई थिंक ऑब्वियसली सही बात है, बट वही है ना कि उस टाइम पे द स्टेज वाज सेट भाई, द स्टेज वाज सेट। अगर आपके ओपनर्स जो कि इतना अच्छा खेल रहे पूरे वर्ल्ड कप में, अगर वो कुल मिला के 18 रन पे आउट हो जा रहे हैं तो जेन्युइनली वो चीज होगी। प्लस स्कोर बड़ा था भाई, डिफिकल्ट था चीज। और विराट कोहली उस टाइम पे वो विराट कोहली नहीं थे, हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट इसके बीच में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या होती है, गौतम गंभीर बताते हैं कि मैं जब हम लोग इनिंग्स ब्रेक के बाद गए थे ड्रेसिंग रूम में, मुझे लग रहा था कि बैटिंग आने में टाइम लगेगा, तो मैं तैयार नहीं था। पर सहवाग एकदम से आउट हो गए, मेरे को प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिला, मैं तुरंत एकदम पिच पे आ गया जल्दी जल्दी पैड वैड पहन के। और वो कहते हैं कि वैसे तो बहुत ही बुरी बात थी कि हमारे ओपनर आउट हो गए, लेकिन इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला कुछ। और भाई गंभीर के एक वो लाइन है जो कि मतलब वो भाई गूज़बम्प्स वाली लाइन है पूरी। वो कहते हैं कि जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो मेरे दिमाग में मेरी मेंटालिटी ये थी कि जब तक मैं क्रीज पे हूँ इंडिया जीत रही है, अगर मैं क्रीज पे हूँ तो इंडिया जीतेगी। भाई यही माइंडसेट चाहिए होता है बड़े मैचेस जीतने का। दिस इज व्हाई ही हैज ऑलवेज स्कोर्ड इन बिग वर्ल्ड कप गेम्स। आई थिंक इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करे होगी कि उन्हें सोचने का टाइम नहीं मिला। बट जब सचिन तेंदुलकर आउट हो चुके हैं, देन यू आर वॉकिंग इन इतनी जल्दी, बहुत बड़ा सेटबैक लग गया इंडिया को ऑलरेडी, एंड देन आपका माइंडसेट ऐसा है। वी हैव हैड अ कपल ऑफ गेस्ट्स ऑन आवर शो जो कि कहते हैं कि जब विराट कोहली भी एंड गौतम गंभीर भी दोनों जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो लोग वॉकआउट कर रहे थे, देख के लग रहा था कि भाई आई एम द मैन और मैं लेके जाऊंगा इस गेम को। और जो पार्टनरशिप वो दोनों बिल्ड करना शुरू करते हैं, विराट कोहली की भी वो इनिंग्स बहुत ही क्रूशियल थी, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग धोनी और गौतम गंभीर की बातें करेंगे, अंडररेटेड थी। उस एज पे उस सिचुएशन में आके जो रन उन्होंने मारे, दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स ऑफ दैट वर्ल्ड कप। और फिर वो दिलशान जो कैच पकड़ते हैं कॉटन बोल्ड वाला, वो भी मतलब इट वाज टू गुड। इट फेल्ट एज इफ कि क्या मतलब इंडिया नहीं जीतने वाली, मेंट टू भी नहीं है क्या कुछ ज्यादा इंपॉसिबल चीजें हो रही हैं। और फिर वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डिसीजंस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री आता है जब हमें पवेलियन से युवराज सिंह की जगह धोनी उतरते हुए दिखते हैं। एंड काफ़ी डिबेट है इसके आसपास कि किसका डिसीजन था वो अल्टीमेटली। सहवाग कहते हैं कि सचिन ने बोला था ड्रेसिंग रूम के अंदर कि भाई अगर लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी को भेजना, राइटी आउट होगा तो राइटी को भेजना। प्लस मुरलीधरन को सीएसके में धोनी खेलते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो एक इट विल बी गुड कि वो समझ पाते हैं कि उनके दूसरा क्या है, उनके ऑस्पिन क्या है, तो धोनी को भेजा जाए। धोनी ने भी ये चीज़ कहा है, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सचिन ने मुझे कहा था। प्लस आई थिंक एक और बहुत ही एक फनी स्टोरी आप कह सकते हो ये थी, जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे, वीरेंद्र सहवाग ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने आके अपना कॉफिन खोला और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। वीरेंद्र सहवाग को भी बैठा लिया और उन्होंने कहा तू अब हिलेगा नहीं। वो तो वॉशरूम भी जाने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया पूरे टाइम। उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ ही बैठा रहेगा, यहाँ से हिलने का सोच भी मत पूरे वर्ल्ड कप फाइनल में। एंड फिर धोनी जो पार्टनरशिप क्रिएट करके देते हैं गौतम गंभीर के साथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप्स इन अ वर्ल्ड कप फाइनल फॉर इंडिया। प्लस ऑल्सो वीरेंद्र से कह रहा हूँ भाई, महेंद्र सिंह धोनी पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले। हाँ, एक भी 50 नहीं अभी तक। वो कैसे खेल, तुम ये इमेजिन करो, धोनी मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाले बंदे के ऊपर आ रहे थे, उसको उसकी पोजीशन हटाकर, और पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था, एक भी मैच में परफॉर्म नहीं करा था। बहुत आराम से गालियां पड़ सकती थी धोनी को। जो लोग कहते हैं ना क्रेडिट स्टील करते हैं, तुम ये भी तो देखो, अगर वो नहीं चलते तो कितनी गालियां पड़ती भाई,
कि आप कप्तान हो, आप सेल्फिश हो, आपने मैन ऑफ द टूर्नामेंट को नहीं आने दिया, आप पूरे खुद चले नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, किस बेसिस पे अपने को प्रमोट कर दिया। उसके बावजूद वो प्रेशर लेके, वो रिस्क लेकर धोनी ने आके जो इनिंग्स खेली, शायद इसीलिए मैन ऑफ द मैच उनको मिला था। आई थिंक मिला था, एंड डेफिनेटली मैं वही कहूंगा कि इट वाज हाईली अनलाइकली कि महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में आके एकदम से इतना अच्छा परफॉर्म कर दे। 90 डायरेक्टली रन मार देना कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इवन क्राउड में लोग खुद थोड़ा शॉक होंगे इस चीज से सुन के, जब उन्होंने देखा कि भाई जो वॉक कर रहा है नीचे वो युवराज सिंह नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो नेचुरली क्वेश्चन सबके उठे होंगे, बट जिस तरीके से उन्होंने आती बैटिंग करनी स्टार्ट करी, आई थिंक बहुत जल्दी सबका वो पूरा जो ध्यान था वो युवराज सिंह से हटके हो गया कि भाई अब मैच पे देखो धोनी खेल रहा है। धोनी का भी आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ हिज करियर। ये बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर तो है ये, तो वैसे भी ब्लेसिंग भी है कि वर्ल्ड कप जीते, घर पे जीते, सचिन को जिताया और खुद विनिंग रन मार के नॉट आउट करके मैन ऑफ द मैच रहे पूरे वर्ल्ड कप में अंडर परफॉर्म करने के बाद। वो स्टोरी कुछ ना कुछ वो डेस्टिन्ड थी। कोई किसी से पूछे धोनी की डिफाइनिंग मोमेंट क्या है तो इट इज दैट इनिंग्स, और कुछ नहीं है। और इसी के चलते हुए गौतम गंभीर की इनिंग्स को थोड़ा सा लोग अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम भी तो नहीं भूल रहे। नहीं भाई, क्योंकि दैट इनिंग्स 97 वो टी शर्ट पूरी गंदी हो रखी है। आई थिंक वन सेकंड, गंभीर ये भी कहते हैं कि मैं अपने 100 के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उनने कहा कि मेरे दिमाग में जब मैं 97 पे आया तो मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए आया कि क्या मैं 100 मार सकता हूँ अपनी, पर उन्हें जैसे ही उन्हें लगा कि मेरे दिमाग में थॉट आया भी कैसे, और इसलिए मेरे को मार के ही खेलना पड़ेगा उस चीज को नेगेट करने के लिए, इसलिए आउट हो गए, उसलिए वो आउट हो गए, वरना 100 आ जाती। या एंड वर्ल्ड कप फाइनल में 100 मारने से बड़ा मैन ऑफ द मैच उनको मिलता फिर, ये डेफिनेटली है। क्या मैन ऑफ द मैच उनको मिलना चाहिए था? आई थिंक अब इन दोनों में से किसी को भी देते तो वो फेयर ही होता। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वाला इसमें भी क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए कोई, जिस सिचुएशन में आके जितना गट्सी डिसीजन था वो फिर उस चीज़ को बैक भी करा, एकदम एंड में गेम लेके गए, तो वो डेफिनेटली। और प्लस वो 6 रन कम मारना, आप कह दो नहीं वो मैन ऑफ द मैच इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 6 रन कम मारे, 6 रन ज़्यादा कुछ होता नहीं है। प्लस भाई बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन था वो पूरी इनिंग्स धोनी की ही मानी जाती है। प्लस आई थिंक कैप्टन होने के वजह से थोड़ा वो फायदा ही मिलता है कि आपने बॉलिंग को भी मतलब मैनेज करा है तो उसमें आपको वो छा आता है, पर आज इसलिए दिया हो। एंड व्हेन गंभीर गेट्स आउट, युवराज सिंह आते हैं, युवराज सिंह जिस टच में थे उनका आउट होना ही नहीं था। प्लस आई थिंक बहुत कंफर्टेबल एक मोड में ले आए थे गेम को, मतलब लगा था कि यहाँ से ले जाएंगे लोग गेम, इसलिए भी ले जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग आज तक ये कहते हैं कि इससे पिछले काफ़ी साल मतलब युवराज सिंह का तो चलो थोड़ा सा गंदा पीरियड स्टार्ट हो गया था, बट उससे पहले हमेशा ऐसे था कि अगर युवराज सिंह और धोनी गए हैं तो ये लोग लेके आ जाएंगे गेम, अल्टीमेटली फिनिश ऑफ करके ही आएंगे, बीच में छोड़ के नहीं आएंगे। मोस्ट ट्रस्टेड फिनिशिंग डुओ था उस टाइम का। तो उस टाइम पे जब आपको ऑलमोस्ट रन अ बॉल वाली सिचुएशन आ गई है तो सबको यही लगा था कि यार यहाँ से लोग गेम लेके आएंगे, अब छोड़ने नहीं वाले, तो एक और बिलीव आ गया था। बट वही है कि वो अभी भी वो चोटी तक पहुंचना बाकी था, थोड़ा टाइम था वहां पे पहुंचने में। जिस तरीके की वो पार्टनरशिप थी, इट ऑलमोस्ट फेल्ट इनएविटेबल कि अब हमारे हाथों में वर्ल्ड कप आ रहा है। विराट कोहली बता रहे थे कि उस पूरे टाइम तक सचिन और बाकी जो सीनियर्स थे ऐसा था कि कोई हिलेगा नहीं ड्रेसिंग रूम से, बट जब वो आखिरी के 3-4 रन रह गए थे तब मैं थोड़ा हिलना शुरू हो गया था, बाहर आना शुरू हो गया था, और मैं पीछे पलट के नहीं देख रहा था क्योंकि मैं देखता तो लोग वापस बुला लेते। वही सेलिब्रेशन के लिए तैयार थे भाई, सब यंग थे उस टाइम पे। फिर आता है भाई वो धोनी का लेजेंडरी 6, 11 बॉल में 4 रन चाहिए थे, जिसके लिए सहवाग कह रहा हूँ, सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैं जब मरूंगा तो मुझे उससे पहले ये छक्का रिपीट पे देखना है पूरा। वो लेजेंडरी शॉट आता है, युवराज सिंह डिसबिलीफ में दूसरे एंड पे चिल्ला रहे हैं, धोनी कहते हैं कि मुझे मार भी रहा था वो कि सच में हो गया कहीं ऐसे करके। एंड धोनी का पहला रिएक्शन था भाई ये युवराज सिंह तो सेलिब्रेट करता रहेगा, मैं जल्दी से विकेट उठा लेता हूँ, इसलिए पहले पीछे भाग के विकेट उठाया उन्होंने। उसके बाद जो इमोशंस पोर हुए थे, एवरीबडी वाज क्राइंग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, धोनी का भी कहते कि वो ड्रेसिंग रूम में जाके वो रोना शुरू हो गए थे। नेचुरल है भाई, मतलब इतने सालों की जो मेहनत थी, इट फाइनली हैड अ गुड कल्मिनेशन। मुझे लिटरली याद है उस टाइम पर बाहर अगर आप सड़कों पे जाते, मतलब वानखेड़े के तो जो हमने सीन्स देखे थे मुंबई में, सारे एक्टर्स सड़कों पे थे भाई, सारे जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज थे सब अपनी गाड़ी से निकल के सनरूफ से सब सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी कंट्री सड़कों पे थी। थोड़ा बहुत हमने इसका काइंड ऑफ 2024 के वर्ल्ड कप को जीतने के बाद देखा था, बट दिस वॉज अनरियल भाई। जिस तरीके से पूरी कंट्री यूनाइट हुई थी 28 साल के बाद, क्योंकि उस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी कि आज की डेट में। अब जो जैम लगते हैं ना सड़कों पे, वैसा टाइप की सिचुएशन जो होती है, अब वो तुरंत हो गया था वर्ल्ड कप जीतती, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप भी था, तो इसीलिए विक्ट्री परेड नहीं हुई थी, क्योंकि वो स्टेडियम से निकल के जाना ही विक्ट्री परेड है, तो उसकी जरूरत नहीं थी। बट दो सीन्स मुझे नहीं लगता कि वो आज तक रिपीट हुए हैं।
आई थिंक नहीं हुआ, एंड वही उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप। मैं देन अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि इट वॉज सचिन फाइनली जीत गया, जिसको देखते हुए सब लोग बड़े हुए हैं, जो फेस ऑफ क्रिकेट बन गया है, इंडिया को इतना ऊपर लेके गए हैं, वो फाइनली वर्ल्ड कप जीत गए हैं। सबके मन में था कि इनका अगर ड्रीम है तो हमारा भी ड्रीम वही है फिर, कि भाई इनको वर्ल्ड कप जीतने हुए देखना, ये हमारा ड्रीम है। इनफैक्ट यहीं से हमारा जो लास्ट सेगमेंट है उस पर 2 मिनट बताएंगे जरा। आई थिंक जस्ट बिफोर दैट वो जो फाइनली जो विक्ट्री लैप था, हाँ, जिसमें पहला के विराट कोहली कहते हैं ही हैज कैरीड द बर्डन ऑफ द नेशन फॉर सो लॉन्ग। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था। ये जो लास्ट सेगमेंट होने वाला है, इमॉर्टैलिटी विद अ ट्विस्ट, या जो वो लाइन बोली थी विराट कोहली ने कि ही हैज कैरीड द बर्डन ऑफ द नेशन ऑन हिज शोल्डर्स फॉर 22 years, इट्स फाइनली टाइम दैट समबडी एल्स कैरीड हिम ऑन हिज शोल्डर, ऐसे करके जो भी था। आई थिंक आई मिस्ड द लाइन, बट जो वो लाइन थी जो सिग्निफाई करती थी, इट वाज एक्चुअली द स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट। एंड वहां से जो हमें देखने को मिलता है, सचिन कंप्लीटेड द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिकेटिंग करियर ऑफ ऑल टाइम विद अ वर्ल्ड कप। युवराज सिंह became the ultimate match winner in Indian cricket's history. Gautam Gambhir became the ultimate big match performer. या MS Dhoni became the best captain of all time. सचिन उस टाइम पे बोला भी था कि he is the best captain I have played under. या विराट कोहली जैसे बंदों का करियर एक इतने हाई पे सेट हो गया था कि यहाँ से टेक ऑफ ही करना है। इस वर्ल्ड कप के चलते हुए जो नैरेटिव शुरू हुए थे, वो सारे नैरेटिव्स और स्टोरीज इतने ब्यूटीफुली एंड हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब वो आई थिंक इंडिया क्या था वो जो मुंबई में क्या है वो इंडिया गेट की तरह जो होता है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, उसके सामने जो पूरी फोटो शूट हुई थी या कोर्ट के अंदर, सचिन तेंदुलकर था वहाँ पे, युवराज सिंह थे, MS धोनी ने अपने बाल उड़ा दिए थे। उसके पीछे की स्टोरी पता है क्या है? उसने ऐसा बोला ना कि मैंने डिसाइड कर रखा था पहले से ही कि मैं उड़ाऊंगा। कई लोग कह रहे थे उस टाइम पे कि मन्नत मांग रखी थी कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं बाल मुंडवा लूंगा। धोनी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं वर्ल्ड कप फाइनल जीता, उसके बाद मुझे इतना वो फील होता है, हैवी फील होता है कि हुआ क्या एकदम से। मैंने रूम में जाती, पेपर बिछाया और अपने आप ही सारे बाल उड़ा दिए। ये सिंपल सा रीजन था, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रीजन था नहीं। जो वो पॉइंट था वो परहैप्स इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स एवर है फॉर फैंस ऑल्सो, जिस तरीके से वो फील कर रहे थे, एंड फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि आप घर के अंदर वर्ल्ड कप जीत रहे हो, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। वैसी फीट प्लस द प्लेयर्स इन्वॉल्व, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये जो बेस्ट पॉसिबल फेरी टेल है ना, वो हमें मिल गई है, जो कि सिर्फ सपनों में देखने को मिलता है। और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि यहाँ से इंडियन क्रिकेट जिस प्लेटफॉर्म पे सेट हो गया है, यहाँ से ट्रॉफीज की छड़ी लगने वाली है। जो ये मैच विनर्स निकल के आए हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन हमें देखने को मिली है, ये सचिन की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। परफेक्ट चीज है एकदम। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, जहीर खान, विराट कोहली, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा वापस आएंगे। सब लोग हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप में लीड करेंगे अंडर MS धोनी, और इंडिया और वर्ल्ड कप जीतते रहेगी। बट जो सबसे क्रेजी पार्ट है वो ये है कि वर्ल्ड कप फाइनल में जो प्लेइंग 11 खेली थी, वो आज के बाद कभी भी एक मैच में साथ नहीं खेलने वाले थे। ये मैंने कभी नहीं सुना होते। बहुत ही ज़्यादा एक मतलब फिनिश हुआ भी, तो हमने इतना ब्यूटीफुली चीज़ अभी बोली कि परफेक्ट एकदम करियर एंड हो रहा है सबका, बट द फैक्ट यू प्लेइंग 11 कभी साथ में खेली नहीं एक भी और मैच के लिए, दैट इज वेरी शॉकिंग। गैरी कर्स्टन ने बताया था बाद में कि 2008 में उन्होंने अपने एक असिस्टेंट कोच के साथ एक पेपर पे लिखा था कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 2011, और वही चीज़ मैनिफेस्टो के 2011 में हुई थी। 3 साल पहले उन्होंने लिख दिया था ये, बट उसके बाद का जो था सीन वो किसी को नहीं पता था। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जैसा करियर युवराज सिंह, गौतम गंभीर, सहवाग, हरभजन, इन सारे लेजेंड्स का जाना चाहिए था, वो जाता नहीं है। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे ग्लोरियस स्टोरी का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग एंड होता है, और यहीं से शुरू होता है इस स्टोरी का सेकंड पार्ट, MS धोनी वर्सेस द वर्ल्ड चैंपियंस।